नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे चारों मेहमान स्टूडियो में हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौकांकर जी। बहुत स्वागत सर आप सभी का। और कल से एक ही खबर की चर्चा हो रही है सारे राजनीतिक जगत में, बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन। अब ये जो नवीन प्रयोग बीजेपी ने किया है, इसके पीछे क्या सोच है, कहां से निकला आखिर नाम नितिन नबीन का, इसके पीछे कौन कौन से समीकरण देखे गए और ऐसी क्या खासियत है नितिन नबीन की कि एक 45 साल के आदमी को बीजेपी ने अपना सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। क्योंकि अभी कार्यकारी अध्यक्ष बने, फिर पूर्ण अध्यक्ष वो बनेंगे, लेकिन ऐसे ही नड्डा जी भी पहले कार्यकारी अध्यक्ष ही बने थे, तो मतलब तय मानिए यही है बीजेपी के अगले चेहरे। अब नितिन नबीन जी को घेरा हुआ है लोगों ने, क्योंकि अब ये पटना से दिल्ली पहुंचे नहीं है। तो पटना में ही जो बातें कही उन्होंने अभी कही हैं, फिर दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारी पार्टी की तरफ से की गई है। एयरपोर्ट से नितिन नबीन सीधे जाएंगे बीजेपी के मुख्यालय। जगह जगह होर्डिंग लगे हुए हैं, बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं। खाने के लिए वहां पर बिहारी व्यंजन बनाए जा रहे हैं। 5 बार के विधायक हैं, 3 बार के मंत्री हैं बिहार के नितिन नबीन, और तत्काल प्रभाव से पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको नियुक्त करके ये मैसेज तो पार्टी ने दे ही दिया है कि अब एक जनरेशन नेक्स्ट की बारी है या जनरेशनल शिफ्ट किया गया है। नितिन नबीन सबसे युवा व्यक्ति हैं जो इस पद पर पहुंचेंगे। 45 साल मात्र उनकी उम्र है। उनका बैकग्राउंड बड़ा दिलचस्प है। ये पढ़ाई जो है अपनी ग्रेजुएशन पूरी इसलिए नहीं कर पाए, मैंने 12th तक पढ़ाई की, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया बीआईटी में। उसके बाद जो है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। इनके पिता का देहांत हो गया, अब सिर्फ 25 साल इनकी उम्र थी, तो उन्होंने वहीं से राजनीति में कदम रख दिया और उसके बाद से फिर इन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। तो और क्या क्या खासियतें हैं इनकी, वो हम लोग जो चर्चा करेंगे। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो स्क्रीन पर चल रहा है ग्राफिक, वो देख लें आप। किस पार्टी के अध्यक्ष की क्या इस वक्त आयु है? तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के हैं, अखिलेश यादव 52 साल के हैं, ममता बनर्जी 70 साल की हैं, नितिन नबीन 45 साल और स्टालिन साहब 72 साल। तो अब बीजेपी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब एक युवा चेहरा जो है वो ऊर्जा के साथ और युवा वर्ग के साथ कनेक्ट करे, ये हमारी कोशिश है। तो दिल्ली रवाना होने से पहले नितिन नबीन ने इंडिया टीवी से एक बातचीत की और उन्होंने खुद ही ये कहा कि देखिए, बीजेपी की ये खूबसूरती है कि मेरे जैसा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पहुंच सकता है। का नाम सुनकर पूरा देश चौंक गया, आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? आप भी हैरान हो गए सुन के? देखिए, पार्टी में यही भाजपा की खूबसूरती है कि अगर आप काम करते रहिएगा तो कोई भी कार्यकर्ता को किसी भी मुकाम पर पहुंचाया जा सकता है। कभी सोचा था 45 साल में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती? मैंने तो कभी नहीं सोचा था। अब आने वाले समय में आपको लगता है बड़ी चुनौती होगी आपके पास? पार्टी में इतना स्ट्रक्चरल वर्किंग है, संगठन का इतना विस्तार है कि सब मिल के काम करते हैं, तो निश्चित रूप से यही तो है कि जिसके हाथ में कमल आ जाता है वही भाजपा में नेतृत्वकर्ता बन जाता है। अच्छा, बीजेपी ने आखिर 45 वर्ष के नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष क्यों, कैसे बनाया? इसके पीछे प्रधानमंत्री की क्या सोच है, संघ का क्या इनपुट था? नितिन नबीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से बंगाल के चुनाव में क्या कोई असर पड़ेगा? इन सारे सवालों का जवाब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया। तमाम दूसरी पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे उनके मुकाबले देखें तो आपका जो नेतृत्व होगा वो सबसे युवा होगा। अभी हमारे मित्र कह रहे थे हमारी पार्टी भी 45 साल की होगी और मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 45 साल का होगा। इतना युवा, एक तरफ देखिए कांग्रेस, नेहरू खानदान में ये नहीं हो सकता। नेहरू खानदान में खानदान के इर्द गिर्द ही होगा, और जो अपने को अध्यक्ष दूसरा बन भी गया, अध्यक्ष की तरह भूमिका निभाएगा, वो सीताराम केसरी जी वाली स्थिति होगी। तो इसको ऐसे भी देखा जाए कि बीजेपी की जो एक तीसरी पीढ़ी है वो अब खड़ी की जा रही है नेतृत्व में। बिल्कुल सही। आप कांग्रेस को देखिए, वो 80 साल के बूढ़े को ले आया। ये आप देखिए, पार्टी को ऊर्जा देने के लिए पार्टी के उम्र का, तो ये दोनों में काफी अंतर है। और जहां तक लोग कहते हैं बंगाल के चुनाव का सवाल, बंगाल का चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने तय कर ली है, ममता बनर्जी को हटाना।
अच्छा, इस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन मनोज तिवारी जी का आया, सांसद जो हैं बीजेपी के। उन्होंने कहा यह बिहार की जीत का पुरस्कार है। बीजेपी सांसद ने कहा 45 साल की बीजेपी, 45 साल का अध्यक्ष। सोच क्या है, 45 साल की भाजपा हुई और 45 साल का अध्यक्ष मिल गया। युवाओं के अंदर जो हर्ष का लहर है और बिहार को जो प्रचंड जीत के बाद जो पुरस्कार मिला है, ये भाजपा में ही हो सकता है। आपका जो गाना है हाँ हम बिहारी हैं जी, ये बात इस के साथ चल रहा है ना, कैसे जरा गुनगुना सकते वो गर्व भाव है कि हाँ हम बिहारी हैं जी, शीर्ष नेतृत्व के आभारी हैं जी। ये मनोज जी की खासियत है, वो गाना किसी भी थीम पर बना सकते हैं, कभी भी, ऑन द स्पॉट। इनके बारे में दो चार बातें, बाकी फिर हमारे सीनियर मेहमान आपको बताएंगे। कहा जाता है कि अमित शाह जी की नजर नितिन नवीन जी पर पड़ी जब ये छत्तीसगढ़ का चुनाव में शायद सह प्रभारी थे, और उस वक्त इनके डेडिकेशन देख करके तब से उनके नजर में ये थे कि ये व्यक्ति जो है बहुत परिश्रमी व्यक्ति है। अब मैंने ये पढ़ा इनके बारे में कि छत्तीसगढ़ के चुनाव से 1-1.5 साल पहले से इन्होंने हफ्ते में कम से कम 4 दिन छत्तीसगढ़ में बिताना शुरू कर दिए थे। तो ये बताता है कि ये व्यक्ति कितना परिश्रमी है, एक बात। दूसरा, ये बताया जाता है बहुत एक्सेसिबल आदमी है, लोगों के बीच में जाना, किसी से भी मिल लेना, पार्टी कार्यकर्ताओं वर्कर्स के बीच में इनकी मतलब कोई भी व्यक्ति इन तक बड़ी आसानी से पहुंच सकता है। फिर इनको दिल्ली के चुनाव में भी इनसे काम लिया गया। दिल्ली का चुनाव भी बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीता। तो इनके बारे में एक ये ख्याति बन रही थी पार्टी के अंदर कि ये व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा कामयाब आदमी है, ये मतलब जानता है, मतलब पार्टी के स्ट्रक्चर को, पार्टी के नट बोल्ट कहां क्या टाइट करने हैं, ये काम नितिन नवीन को बखूबी आता है। और बिहार में तो ये लगातार फिर थे, बिहार में इनका ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ ही रहा था। तो पहले एक बार समीर जी बता दें क्या क्या बातें आपने अभी तक जानी होगी, लोगों से आपकी खूब बात हुई होगी, नितिन नवीन का नाम कहां से आया और कब से चल रहा था चर्चाओं में? देखिए, बहुत सरप्राइजिंग नाम है नितिन नवीन का। अगर नाम देखें तो सब सरप्राइज हुए पार्टी में। अगर देखें तो ऊपर से नीचे तक तमाम लोग सरप्राइज हुए कि भाई नितिन नवीन का नाम अचानक इस तरीके से आना, मतलब एक आउट ऑफ बॉक्स आना सबको सरप्राइज कर गया। लेकिन ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का एक संस्कार का या संगठन की पहचान का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का देखें कि वो किस तरीके से संगठन में निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को सर्वोच्च पद पर लेकर आते हैं। और नितिन नवीन तो आप देखिए ना, उसके भारतीय जनता पार्टी के अगर आप नेशनल टीम में अगर आप देखेंगे तो ये मार्गदर्शक मंडल में भी नहीं रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी नहीं रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड भी नहीं रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेशनल ऑफिस ब्यूरो है वो उसमें भी नहीं रहे। 45 लोगों की जो टीम है उसमें भी नितिन नवीन नहीं थे, सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे और कोई ऐसे बड़े राज्यों का प्रभार भी नहीं रहा। छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, सिक्किम में कुछ समय रहे हुआ, ऐसा भी नहीं हो कि भाई बिहार प्रदेश के अध्यक्ष रहे और वहां संगठन के लिए इनका कोई सिक्किम में भी पार्टी को खड़ा करने में सिक्किम में भी रहे, वहां से 2 एमएलए भी जीते थे, कहते हैं कि उनकी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन इतना संगठन का होने के बाद भी बिहार के ये अध्यक्ष नहीं बने, कोई नेशनल लेवल पर इनका नहीं रहा। और अगर नितिन नवीन पर इतना ध्यान था पार्टी का, तो मुझे लगता है फिर नितिन नवीन को चुनाव लड़वाना, विधायक बनवाना, और 20 तारीख को शपथ ग्रहण तो हुआ उनका भी, पिछले महीने 20 तारीख को मंत्रिमंडल जब बना है नीतीश का, उसमें वो मंत्री बने 1-1.5 महीने पहले, और उसके बाद उनको सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मन में रहा हुआ कि इस बार भाई बिहार की तरफ से किसी को लेकर आना है और कोई युवा हो जो भाई मतलब यंग हो, युवाओं में मैसेज जा सके। तो उन तमाम युवाओं में ऐसा लगा होगा कि इस समय नितिन नवीन और किसी अपर कास्ट के नेता को बनाना होगा। तो वो कास्ट भी हैं, युवा भी है, बिहार से आते हैं, संघ और संगठन से जुड़े हुए रहे, उनके पिता विधायक रहे, उसके पिताजी के निधन के बाद ये वहाँ से 5 बार विधायक बने, मंत्री बने, और जनसंघ को और संघ के लिए जो और बीजेपी के लिए जो बिहार में इनके पिता ने योगदान दिया है वो बड़ी भूमिका रही है कि भाई संघ से भी जुड़े रहें। खुद का स्वभाव बहुत ऐसा है कि सबको साथ लेकर चलते हैं, इतने मतलब डाउन टू अर्थ है, सबके लिए दरवाजे खुले रहते हैं, फोन पे उपलब्ध रहते हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं जुड़ी है। ये सब तमाम बातें रही होगी लेने के बाद। एक तो जातिवादी जो बात आपने बताई ना, तो उनको बनाया जाए। चुनाव में हम लोग एक टर्म यूज करने लगे, कास्ट न्यूट्रल, मतलब ऐसी कास्ट जिससे कोई रिएक्शन ना हो किसी और समाज में, तो वो कास्ट ऐसी है। जाति ऐसा है ना कि राजपूत है तो ब्राह्मण नाराज हो जाएगा, ब्राह्मण होगा तो राजपूत नाराज होगा, इनके केस में जाट होगा तो गुज्जर नाराज होगा, गुज्जर होगा तो जाट नाराज, इनके केस में बिहार में 2 बातें जो बताते हैं लोग, क्योंकि संकेत उस वक्त नहीं पढ़ पाया कोई, क्योंकि कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि नितिन नवीन का भी नाम चल जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। लेकिन अब जो लोग कह रहे हैं, कुछ संकेत जो थे कि चुनाव में अमित शाह जी इनके घर भी गए बिहार के इलेक्शन में, तो वो एक ये था कि वो इतनी इंपॉर्टेंस
इस व्यक्ति को देते हैं, इनके घर तक उनका जाना। दूसरा, एक बहुत अहम स्ट्रैटेजी बीजेपी की जो बिहार में कामयाब हुई वो थी जीविका दीदी का नेटवर्क उसको बनाना, एक्टिव करना चुनाव में। ये हमने सुना था ना कि जीविका दीदी वो फिर और महिलाओं को ले लेके जो है वो बूथ पर पहुंच रही थी, वो टास्क भी इन्हीं को दिया गया था। तो इन्होंने वो जीविका दीदी वाला कमाल जो है वो चुनाव में करके दिखाया। ये छोटी छोटी बातें जो है अब पता चल रही हैं, लेकिन हैरान तो सभी हुए। त्रिपाठी जी, आप भी हुए होंगे? नहीं, बिल्कुल हम भी हैरान हुए। मुझे तो उत्तर प्रदेश भाजपा के एक बड़े नेता का फोन आया और यहीं से मैं गया था कहानी कुर्सी की करके, तो अब लगा कि चलो सुबह से तो कर ही रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ये टीवी और फोन इससे दूर रहते हैं। फोन आया, उन्होंने कहा कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। अभी तो कार्यकारी लगा है, लेकिन जो कार्यकारी होता है वही कार्य करता है भाजपा में। तो हमने कहा नितिन नवीन बन गए, तो खैर अब थोड़ा देखा हमने, तो देखा तो नोटिफिकेशन भी आ गया था। अच्छा, जिन अरुण सिंह के नाम से ये चिट्ठी जारी हुई, अरुण सिंह जी तो लखनऊ में थे, तो या तो वो पहले हस्ताक्षर करके गए थे या कुछ स्पीड पोस्ट वगैरह से भेजा था। नहीं, लेकिन मतलब मैं बता रहा हूं कि वो लखनऊ में थे। अब एक जो जानकारी मुझे मिली, और मैं इसीलिए अब 19 और नितिन नवीन किस भूमिका में आएंगे ये प्रश्न है। दरअसल करीब 6 से 8 माह पूर्व संघ और भारतीय जनता पार्टी ने 45 से 55 वर्ष की आयु के ऐसे 20 नामों का चयन किया था, जिनमें नितिन नवीन का एक नाम था। इन लोगों के बारे में बाकायदा गृह मंत्रालय की तरफ से, प्रधानमंत्री कार्यालय से, बीएल संतोष की तरफ से संगठन में, और पूरा इनका एक तरह से कहें जो संगठन में इन्होंने काम किया है वो चेक किया गया। इनकी अपने सहयोगियों के साथ कैसी भूमिका है, यानी जहां ये काम कर रहे थे उनसे पूछा गया, ये पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया। तो जैसे नितिन नवीन को ये लग रहा था कि ये मंत्री के लिए है, नितिन नवीन को लगा कि हमको बिहार सरकार में मंत्री बनना है, उसके लिए होगा, तो उनको ये कल्पना नहीं थी। कई लोगों को लग रहा था कि हम किसी और भूमिका में हैं, किसी राज्य के अध्यक्ष बनने वाले हैं, कहीं कुछ बनने वाले हैं, उनको ये लग रहा था। उन 20 नामों से अंतिम में 5 नाम फाइनल हुए। और एक बात जो लगातार मैं लोकसभा चुनाव के समय में से कह रहा था कि संघ और भारतीय जनता पार्टी पीढ़ीगत परिवर्तन पर काम कर रही, यानी मोदी तो हैं, आफ्टर मोदी बीजेपी कैसी होगी उसका शेप देना शुरू कर दिया गया है। इसमें मोहन जी और मोदी जी दोनों लोगों की सहमति है। बाकायदा इस पर इन 20 नामों पर, फिर उसके बाद 5 नामों पर सहमति हुई। और जो बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, जिसमें एक चर्चा चली कि भाई जाति छोड़कर, जाति तोड़कर लोगों ने भाजपा को वोट किया, उसने कायस्थ समाज, और मुझे शायद उस वक्त जो खबर मिली थी वो थोड़ा गड़बड़ में पड़ गया था, तो मैंने कहा कि रविशंकर प्रसाद उपराष्ट्रपति हो सकते हैं, मैंने यही अनुमान लगा दिया था। तो मुझे यह अनुमान था कि कायस्थ समाज से किसी को बड़ी भूमिका देंगे। भाजपा यह भी कहती है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने सम्मान नहीं दिया। तो मुझे पूरा यकीन था कि कायस्थ समाज से किसी को बड़ी भूमिका मिलने वाली है। और भले भाजपा ब्राह्मण बनिया पार्टी कही जाती रही, लेकिन कायस्थ भी उसी तरह से हमेशा जुड़ा रहा, तो उनको यह सम्मान दिया गया। और अंत में कायस्थ किसी को डराता नहीं है, ये समझिए आप। तो जब ओबीसी यहां किया, और एक लाइन बस जोड़ दूं, पंकज चौधरी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजिक अपॉइंटमेंट, नितिन नवीन लॉन्ग टर्म फ्यूचरिस्टिक अपॉइंटमेंट है। ये दोनों का फर्क है। पंकज चौधरी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजिक अपॉइंटमेंट है, फिर मैं कह रहा हूं, और नितिन नवीन लॉन्ग टर्म फ्यूचरिस्टिक अपॉइंटमेंट। पंकज जी की उम्र कितनी है? 61। अच्छा, 61। राजनीति के हिसाब से तो युवा वो भी हैं। नहीं, लेकिन वो युवा का मसला नहीं है। युवा मतलब पंकज जी भले व्यक्ति हैं, लेकिन अभी लंबा समय है उनके अंदर वो वाली नहीं है जो। अब लेकिन ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई कि मतलब कि 1-1.5 महीना पहले ये एक्सरसाइज हुई कि 6 से 8 महीना पहले कि 45 से 55 साल के 20 लोगों को, 20 लोग कौन और है, सब राज्यों के थे, कहीं, अच्छा, हर राज्य, सब राज्यों से बीजेपी और आरएसएस की जॉइंट एक्सरसाइज। बिल्कुल, और इसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो आरएसएस और एबीवीपी की पृष्ठभूमि से या संघ परिवार के किसी न किसी संगठन की पृष्ठभूमि से नहीं हो। ठीक है, तो वो आरएसएस का बैकग्राउंड वाले थे। मतलब ये पार्टी के अंदर और संघ के अंदर ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि हमें किसी युवा चेहरे पे ही जाना। बिल्कुल, ये तय था, ये एकदम कोई जमे जमाए घिसे घिसाए नेता नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, ये तो एक नया इनपुट ये पता चला। सर, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो इससे जुड़ी हुई? फिर नितिन नवीन की क्या खासियत है? एक तो नितिन नवीन को जनरेशनल चेंज तो बीजेपी काफी समय से इस एक्सरसाइज में लगी हुई है। जो अभी मुख्यमंत्री भी बनाए गए राज्यों में, वो सारे जनरेशनल चेंज वाले मुख्यमंत्री। गुजरात में उप मुख्यमंत्री बनाया जिनको, हाँ, हर्ष सांघवी, वो तो बहुत ही छोटे हैं। हाँ, लेकिन बहुत पावरफुल है। वो तो चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे, पता नहीं क्यों नहीं बने, मुझे जानकारी नहीं। लेकिन वो तो सभी लोग उस तरह से, या इनको देख लीजिए, मोहन यादव को देख लीजिए, भजन लाल जी को देख लीजिए, सब लोग तो जनरेशनल, रेखा जी को देख लीजिए, तो जनरेशनल चेंज का काम तो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है।
और ये सब आपने जो ग्राफिक्स बताया उससे भी समझ में आता है कि और पार्टीज के अध्यक्ष कहाँ हैं। हालांकि वैसे तो ये नितिन नवीन जी पार्टी की उम्र के हैं, बराबर 45 साल की पार्टी हुई है, अप्रैल 80 में बनी थी पार्टी, और नितिन नवीन साहब मई 1980 बॉर्न है, तो उस हिसाब से तो खड़गे साहब पार्टी की उम्र के आधी उम्र के हैं, तो वो भी युवा ही हैं। तो लेकिन ये एक तो जनरेशनल चेंज की बात है। अब 20 नामों की कुछ चर्चा हुई थी कि संघ में इस बात पर चर्चा चल रही थी, अब कितना हुआ। यदि ऐसा ही था तो मोहन जी ने ये क्यों कहा कि अगर हमें बनाना होता तो हम तो अब तक देर नहीं करते। ये बात तो कही गई ना, कही थी। तो और मोहन जी कोई बात बिना बात के तो नहीं बोलते। अब उनकी क्या भूमिका रही नहीं रही मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक नई पीढ़ी को लेकर आना और उसके साथ काम करने का एक बड़ी वजह ये भी है। ये आप रिस्क क्यों लेते हो? क्योंकि आपको उनको मौका देना है और आगे के लिए बहुत रिस्क नहीं है। अभी एक लीडरशिप है नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की, बिल्कुल, जो चला रही है पार्टी को एक तरह से। तो मतलब उनको सीखने के लिए, उनको काम को आगे चलाने के लिए हैंड होल्डिंग करने वाले लोग हैंड होल्डिंग करने वाले लोग हैं। और जैसे मैं मजाक में कहता रहता हूं कि वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत नहीं है, अमित शाह जी को एक कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत है, क्योंकि स्थायी अध्यक्ष पार्टी के अमित शाह जी हैं। प्रैक्टिकल बात यह है। तो इसलिए बेहतर है कि ऐसे टाइम पर जब ये रिस्क नहीं हो तो एक नए नेता को लेकर आ जाएं और उसके साथ तैयारी करें। और वो युवा है, इसमें मैं कोई बंगाल कनेक्शन नहीं देखता। बंगाल में कोई नितिन नवीन से कुछ होने वाला है, मतलब वो काम करके तो जिता सकते होंगे, लेकिन उनके पर्सनैलिटी इंप्रेशन से कोई बंगाल में फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं, ओवरऑल भी नहीं पड़ेगा। लेकिन एक नया युवा चेहरा आए और वो काम करे तो उससे बेहतर बात है। एक चीज तो ये सर बिल्कुल साफ दिखाई देती है प्रोफेसर साहब कि ये मतलब ये पार्टी या संघ ये एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं। अभी कोई इमीडिएट गेन या इमीडिएट, जैसे उन्होंने कहा, एक स्ट्रेटेजिक इमीडिएट कोई स्ट्रेटेजिकली हमें कुछ काम करना है उसके लिए नहीं। एक लाइन और बोल दूं, जैसे अभी हर्षवर्धन जी ने कहा ना कि 20 नाम जोड़े गए थे जिसमें से निकाला गया 5। ऐसा कैसा नरेंद्र मोदी जी को जब प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही थी तब भी ऐसा ही हुआ था कि शिवराज जी की बात हो रही थी, मनोहर पर्रिकर की बात हो रही थी। ये 5 साहब नाम उस समय ये एक्सरसाइज जो है आप दूसरी पार्टियों में नहीं उम्मीद करते। अभी जो हमने नाम ही बताया, अब ममता जी हैं तो ममता जी रहेंगी ना, अखिलेश जी हैं तो अखिलेश जी ही रहेंगे, स्टालिन है स्टालिन ही रहेंगे। उनकी पार्टी है ना। आप एक भारतीय जनता कांग्रेस में भी मान चलिए कांग्रेस में भी और भारतीय जनता पार्टी। हाँ, तो कांग्रेस में भी आप ये एक्सरसाइज नहीं देखते कि भाई हाँ यंग ब्लड लेके आओ, नया ऊर्जावान व्यक्ति लेके आओ, किसी में कोई खास बात है, किसी में कोई एक्सपेक्ट करे भाई ये मेहनत बहुत कर सकता है, नहीं साहब इसमें बड़ी खूबी है, ऐसे आदमी को आगे लेकर के बड़ी जिम्मेदारी दो, वो नहीं। आगे के लिए देखना, अपनी विचारधारा, अपनी संस्था, अपने संस्थान को कैसे जमाए रखना, ये काम बीजेपी सोच रही है। मुझे लगता है यदि नहीं सोच रही होती तो ऐसा क्या निर्णय हो सकता था क्या। दूसरी बात जिसे हम कहते हैं ना, नचिकेताओं को तो खोजा ही जाता है ना, और खोजने में तो प्रयास करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो कहा जा रहा है 1.5 साल से नड्डा जी बने हुए थे, तो तलाश तो जारी थी। और जब तलाश जारी होती है और कई प्रकार के सवाल संघ से जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, संघ और भारतीय जनता पार्टी से संबंधों से जुड़े हुए, पिछले 1.5 साल के अंदर हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ हम लोगों ने इसी मंच से, इसी कहानी कुर्सी से हम लोगों ने व्यक्त भी किया है। ऐसे में ये बात तो जरूर है, किसी एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने कहा था, उत्तर प्रदेश से आते हैं, कि उनकी नजर सब पर रहती है। जैसे आप कहते हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं, संगठन के लिए कितना कौन कमिटेड काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जो केंद्रीय नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है। और जब मैं शीर्ष नेतृत्व कह रहा हूं तो सिर्फ उसमें अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी ही शामिल नहीं है। उसमें भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में जो संगठन का काम देखते हैं उनकी भी नजर रहती है। भारतीय जनता पार्टी में संघ के तरफ से गए हुए BL संतोष जी, इनकी भी नजर रहती है। और सभी मिलकर के ये ध्यान में रखता है कि कौन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है जो आगे की लड़ाई रहे। ऐसा नहीं होगा कि ये अकेले इतने कुशल और बुद्धिमान होंगे, और भी सारे होंगे, लेकिन कई बार ये चुनाव करना पड़ता है। आपके पास 10-12 ऐसे अच्छे हुए हैं, उसमें से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है जी। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव बहुत अच्छा किया गया है, और इसलिए अच्छा किया गया है कि जिसे मैं कहता ना, एक आपको बंगाल लड़ना है, एक नए तेवर की जरूरत है,
अभी जेनजी की बात चल रही है पूरे देश में, युवाओं की बात चल रही है पूरे देश में, वो भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है एक कि आपके जीवंत पास संस्था की निशानी है सर ये, देखिए जो मतलब आगे का जो सोचती है भी आगे भी चलना है। ये चीजें मैंने कल भी ट्वीट किया था, क्या ये चीजें समाजवादी पारिवारिक पार्टियों में या कांग्रेस पार्टी में संभव हो सकता था? ये संभव नहीं हो सकता। मैं आपको खबर बता देता हूँ, इसी से जुड़ी हुई हमने आपको और जो पहले 3 अध्यक्ष, जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष से फिर जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और वह गृह मंत्री बनते हैं, तो राजनाथ सिंह अमित शाह जी के साथ आते हैं कार्यालय में और बताते हैं कि अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। उस वक्त वो उनकी उम्र भी काफी कम थी उस वक्त। उनके डिक्लेयर करते हैं जब नड्डा जी जनसंघ में नहीं, मतलब डिक्लेरेशन का मतलब बता रहा हूँ, उस समय राजनाथ सिंह जी अमित शाह जी के साथ आते हैं कार्यालय में, बताते हैं कि अमित शाह जी हमारे अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। नड्डा जी को जब बनाते हैं तो अमित शाह जी नड्डा जी के साथ आते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि नड्डा जी कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया, बनाया गया। नितिन नवीन का जारी हुआ तो नितिन नवीन के लिए न ऐसा कहा गया कि भाई दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली में पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता बुला के इंट्रोड्यूस किया जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह। एक जो लेटर निकलता है विधायक का राज्यसभा भेजने का, वो सीधा एक भाई आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना रहे हैं, आपको किसी को एमएलसी एमएलए या कुछ से टिकट देने का नहीं जिक्र करिए, आप चिट्ठी जारी कर दी और उस चिट्ठी से सबको पता पड़ रहा है। आपने जो प्रोसेस 2014 में अमित शाह जी के लिए किया, 2019 में जो जेपी नड्डा के लिए किया, वही 2024 में आपको नितिन नवीन लिए करना था कि उन्हें आप कार्यालय बुलाते, कार्यालय में पत्रकार वार्ता में डिक्लेयर करते, नड्डा जी रहते, अमित शाह जी रहते कि हमारे अगले ये एक डिपार्चर है जो परंपरा रही उससे आप कह रहे हैं। अब देखिए अभी तो और दोनों में प्रधानमंत्री जी और दूसरा भी देखिए आप, नवीन जी पहुंच रहे हैं दिल्ली से, और आप दूसरी बात भी प्रधानमंत्री देखिए, विदेश यात्रा पर चले गए। अमित शाह जी अध्यक्ष बनते हैं, अमित शाह जी पीएम से मिलने जाते हैं, नड्डा जी बनते हैं, नड्डा जी से मिलने प्रधानमंत्री कार्यालय आते हैं, और आज ये बात दिल्ली आ रहे हैं और प्रधानमंत्री 3 दिन के लिए बाहर चले गए। प्रधानमंत्री आज है नहीं, जब ये पार्टी मुख्यालय में उनका प्रधानमंत्री 3 दिन के लिए बाहर गए। लेकिन ये तो इमीडिएट इफेक्ट से तो पद पे तो हो गए ना, काम तो शुरू हो गया ना। आज काम शुरू कर काम हो दिया। गया। अब अच्छा, आप दूसरी तरफ इसमें देखिए, एक लाइन और जोड़ दीजिए, वो लोग जानते हैं जो सुन रहे होंगे, तो 19 वो लोग भी आपको संगठन में 45 से 55 आयु वर्ग वाले अलग अलग जगहों पर मिलने वाले हैं, जिनका इसके लिए भी एक तरह से कहें कि वो लिस्ट उनको भी में थे, की रोल्स में, वो 19 लोग भी की रोल्स में आने वाले हैं। लेकिन इसका एक वीक पॉइंट यही है कि जो लोग अनुभव के साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं ना उम्र के अलावा, उन लोगों को भी थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो आपने बता ही दिया ना पार्टी कौन चला रहा है। वो तो कुछ और लोग हैं जिन्हें मौका होता है। ये विजय जी, वीक पॉइंट। आप एक्सपेरिमेंट कब करते हैं? जब मुझे मालूम है मेरा टर्म सेफ है। हाँ, सौरभ जी, इसीलिए ये सही दो है। स्थितियों एक लाइन बोलूं, पहले जिनकी आगवानी ये करते थे बिहार में, अब उनकी आगवानी वो करेंगे। आपने मन की बात कह दी। मैं वापस आते हुए सोच रहा था कि मतलब अब सोचिए, मतलब अब विनोद तावड़े जी को देखिए ना, राजनाथ प्रधान जी को देखिए, राजनाथ जी, गृह मंत्री जी, नड्डा जी, गडकरी जी, किसी कार्यक्रम में इमेजिन कीजिए सब बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की एंट्री होती है, शिवराज जी, योगी जी बैठे हैं। ऐसा पार्टी में होता है। अडवाणी जी के सामने भी जब ये लोग आए तो अडवाणी जी, वहां पर उस पार्टी में ये परंपरा है कि जो पद है वो महत्वपूर्ण है, संस्था परंपरा वहां पर। वहीं मैं आपको रोक दूं, इन नितिन से ज्यादा उन नितिन को कौन जानता था? उस वक्त तो नहीं जानता। 2009 में जब नितिन गडकरी आए थे तो बस उनके साथ एक अच्छा था कि वो महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे। सेम यही कैपेसिटी थी भाई, महाराष्ट्र के मंत्री हैं, मंत्री के तौर पर, और वही मंत्री हैं, ये भी पथ निर्माण मंत्री है, वो भी पथ निर्माण मंत्री। लेकिन वो संघ के फिर वो कहा जा रहा था कि नागपुर हैं तो भाई वो स्कूटर वाली फोटो भी डलवाते थे, फोटो छपवाते भी थे। तो नितिन गडकरी थोड़ा पैकेजिंग वगैरह में ज्यादा यहां से, क्योंकि हम और पार्टियों की बात भी कर रहे थे, तो अभी ये 45 साल की युवा अध्यक्ष मिल गए बीजेपी को। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का क्या हाल है? आपको याद होगा कि थोड़े दिनों पहले, अभी परसों, हम शायद शुक्रवार को ही बात कर रहे थे, ओडिशा के एक सीनियर एक्स मिनिस्टर और लीडर मोहम्मद मुकीम, इन्होंने सीधे एक चिट्ठी लिखी थी सोनिया जी को शायद, और उन्होंने कहा था कि भाई अब पार्टी को एक युवा चेहरा चाहिए। 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो गए हैं और अब किसी नए व्यक्ति को आगे लाइए। आप, उन्होंने कहा प्रियंका जी को सेंट्रल रोल में लाइए, आप सचिन पायलट जैसे, शशि थरूर जैसे लोगों को अहम भूमिकाएं दीजिए। तो बीजेपी बना रही है वही काम जो वो अपनी पार्टी में चाह रहे हैं, बीजेपी ने कर दिया, और जिसने कांग्रेस में ये मांग उठाई उसी का पत्ता कट गया। ओडिशा के सीनियर नेता मोहम्मद मुकीम ने 2 दिन पहले जो मांग की थी उसकी वजह से पार्टी ने उनको निकाल दिया है। उनकी बात आप वो सुन लीजिए, उनका जो गुनाह था क्या था वो सुन लीजिए। मैं अकेला नहीं हूं, ऐसे करोड़ों कांग्रेस वर्कर्स हैं जो डिसअपॉइंटेड हैं, डिसहार्टन है कि पार्टी अगर ग्रो नहीं किया, पार्टी अगर आगे नहीं आया, तो हम लोग इतना सेक्रीफाइस किए हैं पार्टी के लिए, हमारी क्या होगी।
इसलिए हमने उनको एक लेटर लिखा है कि मैडम सोनिया जी, इस दर से पार्टी गुजर रहा है और इसमें आपकी सलाह की ज़रूरत है। नए लीडरशिप को सामने लाना ज़रूरत है। हमारे आदरणीय AICC जो मुखिया हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बट एज उनके फेवर में नहीं है। 83 साल उम्र हो चुका है। विरोधी दल अपोजिशन की पार्टी के मुखिया के हिसाब से जो दौड़ भाग, जो मेहनत करना चाहिए, जो लोगों को कनेक्ट करना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है उनमें। तो इसलिए उन लोग सलाहकार रह के कुछ युवा को सामने लाना चाहिए। हमारे अच्छा, अब इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि आप ये कह दें कि भाई इन्होंने पार्टी का डिसिप्लिन तोड़ा। उन्होंने बड़ी सभ्य भाषा में ये कहा कि वो एक बहुत भागदौड़ वाला काम है ये, राज्य में चुनाव लड़ना, और अभी तो कांग्रेस की हालत बड़ी खराब है। एक ऊर्जावान नया नेता चाहिए हमको, थोड़ा यंग लीडर चाहिए। मान लीजिए किसी ने ऐसी बात कह दी, वैसे तो कांग्रेस बहुत कहती है हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ तो थरूर जी चुनाव लड़ गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसके बाद ही पार्टी में बने हुए हैं। मोदी जी की इतनी तारीफ करते हैं तब भी पार्टी में बने हुए हैं। तो इस व्यक्ति ने क्या गुनाह कर दिया था भला? क्यों आपने इसको जो है पार्टी से निकाला? सर देखिए, मैं तो अभी विजय जी की बात शुरू करूंगा। उन्होंने कहा कि देखिए, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी चलाते हैं, उनको तो एक कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत है। एक प्रकार से उन्होंने बड़ा अच्छा व्यंग किया, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि वो तो कम से कम पार्टी को जिताते हैं। यहां पर कौन है? यहां पर आप खड़गे जी को चुन देते हैं, किसी और को भी चुन दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलाता कौन है? सोनिया गांधी चलाती है, राहुल गांधी। अब तो सोनिया गांधी भी खत्म हो गई परिदृश्य से। और वो आदमी जो हार रहा है, रोज हार रहा है, जिसके पास विजन ही नहीं है, कोई नया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत के पीछे चाहे वो संगठनात्मक चीज तो है ही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक है ही, लेकिन प्रयोग धर्मिता भी उसकी एक बहुत बड़ी चीज है। भारतीय जनता पार्टी नए प्रयोग कर रही है। ठीक है कि जो एक बहुत अच्छे एक मैनेजमेंट साइंटिस्ट ने कहा था कि कोई कहता है कि हम टॉप पर जाकर के कोई गलती नहीं करेंगे, ऐसे आदमी को हम टॉप पे रखते ही नहीं, क्योंकि जो नया प्रयोग करेगा वो तो गलती करेगा ही ना, कुछ ना कुछ तो गलती करेगा। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व प्रयोग करे और कोई गलती ही नहीं करेगा, लेकिन सफलता और असफलता के बीच का जो जिसे अनुपात कहते हैं उसको देख लें तो लगता है कि बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, और उसने कहा जाता है, बार बार कहा जाता है कांग्रेस में आंतरिक डेमोक्रेसी। अरे क्या डेमोक्रेसी भाई, कुछ भी तो बेचारे ने नहीं बोला, उसको अपने पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया। दूसरा आपने कहा पार्टी कौन चलाता है, इसका तो प्रमाण पार्टी खुद ही रोज देती है कि पार्टी चला कौन रहा है। कांग्रेस पार्टी भाषण देने कल ये जो कल वही बता रहा हूं सर, एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाऊंगा मैं वो बयान। कल एक दिल्ली में रामलीला मैदान में वोट चोरी को लेकर कांग्रेस ने बहुत बड़ी सभा की। उसमें सारे नेता थे जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष जो है नितिन नवीन दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जहां पार्टी मुख्यालय में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि वो दिल्ली पहुंचे, तो वो तस्वीरें फिर अब वो कार्यक्रम जो है उसके भी बात हम लोग आगे भी करेंगे। लेकिन कल एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने भी किया था। अच्छा, बाय द वे, उस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोदी तेरी कबर खुदेगी वाले नारे फिर लग गए, मतलब नरेंद्र मोदी की मौत की कामना करने वाले नारे वहां भी लग गए। वो बात भी आप करेंगे, आपको बीजेपी उसको एक बड़ा इशू बना रही है। लेकिन वहां कुछ और भी हुआ। मैंने आपको बताया ब्रेक से पहले, जिस आदमी ने कांग्रेस पार्टी में आवाज उठाई कि हमारे अध्यक्ष 83 साल के हैं, पार्टी को एक युवा अध्यक्ष की जरूरत है और कोई नहीं, तो प्रियंका जी को आगे लाइए, उस व्यक्ति को पार्टी से निकाल दिया गया। अब जिस कार्यक्रम में खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और जितने जी हैं कांग्रेस में, सब थे मंच पर, सारी टॉप लीडरशिप। मुद्दा था वोट चोरी का। अब सुरजेवाला जी मंच संचालन कर रहे थे, रणदीप सुरजेवाला जी। आप अभी देखिए पार्टी के प्रेसिडेंट की मतलब वहां पर कैसी परिस्थिति रही होगी, वजह क्या है पीछे की हम अभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो हुआ पहले वो आपको दिखा रहा हूं। वो अनाउंस करते हैं कि मैं अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से निवेदन करूंगा, आए और हमें अपना आशीर्वाद दें। उनको भाषण के लिए बुलाया। अब बुलाया और 2 सेकंड में उधर झांक करके वहां से राहुल जी ने कहा कि पहले मैं बोलूंगा। तो वो मंच से कहते हैं कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि पहले वो अपनी बात कहेंगे, तो राहुल जी आप आइए। अध्यक्ष को बुला लिया, उसके बाद राहुल जी ने कहा नहीं पहले मैं बोलूंगा, और उसके बाद राहुल जी का भाषण होता है। इस मुद्दे को भी बीजेपी ने उठाया। बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट किया सोशल मीडिया पर कि नामदार पहले पार्टी में,
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी भाषण देने के लिए खड़े हुए और युवराज ने कहा नहीं पहले मैं बोलूंगा। संदेश गया, आदेश आया और खड़गे जी चुपचाप बैठ गए। कांग्रेस में अध्यक्ष नहीं कठपुतली होती है, ये पार्टी नहीं परिवार की जागीर है जहां लोकतंत्र सिर्फ पोस्टर तक ही सीमित है। ये बीजेपी ने पोस्ट किया है। क्या हुआ था पूरा वाक्य आप देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो आए और अपना आशीर्वाद हमें दें। राहुल जी ने ये कहा कि वो पहले बोलेंगे और आपसे अपनी बात रखेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी। अब देखें साहब क्या परिस्थिति हुई होगी वहां पर। अब तर्क वितर्क हो सकते हैं इसमें, लेकिन सुना क्या दुनिया ने। खड़गे जी आइए बोलिए और फिर राहुल जी कह रहे हैं कि मैं पहले बोलूंगा, तो राहुल जी आइए। ये हुआ साहब, बताइए त्रिपाठी, कोई डिफेंस है इस चीज का? नहीं, डिफेंस है नहीं, और शायद अब कांग्रेस पार्टी डिफेंस करना वरना भी नहीं चाहती है। पिछले कुछ समय से जिस तरह से खड़गे जी ने कहा आला कमान तय करेगा, तो एक तरह से सब संदेश साफ है। यहाँ भी इतना ही तो करना था ना, वाक्य बदल जाता, लेकिन सुरजेवाला जी को पता है कि सत्ता का केंद्र कहाँ है, वरना ये बोल देते कि माननीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा है कि पहले राहुल जी बोलेंगे उसके बाद मैं बोलूंगा। नहीं, ये कहते खड़गे जी चाहते हैं राहुल खड़गे जी चाहते हैं कि पहले राहुल जी बोलें, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, बस इतना ही कहना था। लेकिन ये भी कहने का साहस रणदीप सुरजेवाला नहीं कर सके। और आप पूरा मंच देखिए, वो जब पूरा दिखता है तो उसमें खड़गे जी उठे, उठते उठते बैठ गए और सोनिया जी ने कुछ इशारा किया, राहुल जी उठे अपने अंदाज में ऐसे जैसे चलते हैं, वो कागज वागज लेके कुछ चल दिए और कह दिया गया कि वो नहीं बोले। बहुत ही अपमानजनक है। और जब इस तरह से पार्टी में जो अध्यक्ष के पद पर है उसका अपमान होता है, तो जो कार्यकर्ता बैठा होता है, भले उस वक्त तो कुछ नहीं बोले, लेकिन बाद में चर्चा करेंगे, अरे क्या हुआ, वो खड़गे जी के लिए ऐसे कह दिया क्या, तो बाद में लोगों को पता चलेगा। उस वक्त तो लोगों को, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि रैली रहती है, भीड़ रहता है। लेकिन जब वो लौट कर जाएंगे तो उनके दिमाग में और कुछ नहीं रहेगा, अपने अध्यक्ष के अपमान की बात वो गली चौक चौराहे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे होंगे। सर, अब ये पहली बार तो नहीं है। सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष है, तो सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए कैसे उनको भरी वर्किंग कमेटी से धक्के मार के भगा दिया और उनके ऊपर किस किस तरीके से हमले किए गए थे कि सीताराम केसरी की आंखों में आंसू आ गए थे। इन्हीं के प्रधानमंत्री, इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिम्हा राव की बॉडी को तक कांग्रेस मुख्यालय में नहीं आने दिया गया था। वो भी देश ने देखा है। कैसे मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कैसे सोनिया गांधी के आते ही वो खड़े हो जाते थे। सोनिया गांधी उनके ऊपर कैसे सुपर पीएम के रूप में करती थी। कैसे राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के प्रस्ताव को कैसे प्रेस क्लब के अंदर पेपर फाड़ दिया था, अध्यादेश को फाड़ के मनमोहन सिंह का अपमान किया था। और उसके बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान है। तो भाई सोनिया गांधी से जो परंपरा चली आ रही है कि जब सोनिया गांधी ने अध्यक्ष बनने के लिए जब सीताराम केसरी को धक्के मार के भगाया था, तो 1999 से जो परंपरा कांग्रेस में चली आ रही है, उसी का निर्वहन तो राहुल गांधी कर रहे हैं, आगे लेकर जा रहे हैं। बहुत सारे नेताओं को सुनता हूं जो ये कहते हैं, कभी कभी कोई वीडियो डाल के देखिए राहुल जी कितना सम्मान करते हैं खड़गे जी का, कभी उनके लिए पानी की बोतल खोलते हैं, कभी खड़गे जी के लिए खड़े हो जाते हैं, कभी खड़गे जी के लिए कुर्सी खींच लेते हैं, कभी कंधा भी दबाते हैं, कभी ऐसा भी है एक बार। हाँ, तो फिर वो सब और उसके साथ फिर जो दिखता है वो ये दिखता है। सर, एक तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को ये एक्स पर पोस्ट करने की जरूरत है, ये तो सारा देश जानता है इसमें क्या नई बात है। पार्टी तो राहुल जी की है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इस पर खैर उन्होंने उसको रीअश्योर किया शायद या रीअसेट किया, वो ठीक है। लेकिन इसका एक डिफेंस ये भी है कि वैसे तो राहुल जी को खुद बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था। वैसे वो कह भी देते कि खड़गे साहब ने कहा है, तब भी हम यही चर्चा करते कि देखिए खड़गे जी ने कहा है, वो नेता तो राहुल जी को ही मानते हैं। पार्टी सभाओं के कार्यक्रमों की एक परंपरा होती है कि जो सबसे बड़ा नेता होता है मंच पर, जिसको सबसे बड़ा नेता माना जाता है, वो सबसे आखिर में बोलता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसके बाद सभाएं खत्म हो जाती हैं। ठीक है, एक उदाहरण मैं बताता हूँ, उसका इससे रेफरेंस नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल अलग रेफरेंस है कि गुजरात में वाजपेयी जी की सभा हो रही थी। गुजरात में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री, मतलब जब प्रधानमंत्री थे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी तो बड़े नेता थे, गुजरात के सबसे बड़े नेता थे। तो ये हुआ कि नरेंद्र मोदी बोलेंगे पहले, फिर वाजपेयी जी बोलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री सबसे बाद में बोलेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब बोला तो उसके बाद लोग चलने जाने लग गए, क्योंकि गुजरात के लिए तो बड़े नेता थे। तो उसके बाद वहाँ पर परंपरा में इस तरह का बदलाव किया गया। लेकिन ये अपमान जैसा तो है ही,
और खास तौर से मैनेज करने से भी कुछ नहीं होता है। राहुल जी को ही बोलना चाहिए कि नहीं, खड़गे साहब बोलेंगे मेरे हिसाब से तो, कि उस तरह से करना चाहिए। लेकिन उस पार्टी में अब इस बात को कोई माना नहीं जाता। वहाँ के इकलौते नेता, पार्टी के इकलौते अध्यक्ष या जो भी है वो वहाँ पर हैं। वैसे बीजेपी में ऐसे ही है, लेकिन बीजेपी में अध्यक्ष जानता है कि नेता कौन है। ये खड़गे साहब को रोज रोज समझाना पड़ता है। बीजेपी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन वहां अध्यक्ष जानता है कि नेता कौन है। दूसरी बात ये है कि ये मुद्दा बन गया, ठीक है, दिख रहा है जो हुआ, मतलब ये बात, ये वहां पर इसको इतना ओपनली कहते हुए मतलब एपरेंट, मतलब कि साफ साफ जो दुनिया इसको ऐसे इंटरप्रेट करेगी, ये ख्याल नहीं आया किसी के दिमाग में कि हम ऐसा कर रहे हैं। सर वहां पर वो मानते ही उनको नेता है ना, बाद में लोग क्या कहेंगे? नहीं, उनको पता है कि नेता वही हैं, इसलिए उनके दिमाग में इस तरह की बात नहीं आती जो आप इंटरप्रेट कर रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं। हाँ, पर उनके दिमाग में कंफ्यूजन है ही नहीं है। हाँ सर। सर अब देखिए, मैंने इतने दिनों में कभी भी प्रधानमंत्री को ये नहीं देखा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के सम्मान को सार्वजनिक मंच पर कहीं भी कम होने दिया। हर प्रोटोकॉल को प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। एक वीडियो के बारे में बहुत चर्चा की जाती है जो अमित शाह जी का और नड्डा जी को लेकर के आया था, उसके अतिरिक्त ऐसा कोई मुझे ऐसा उदाहरण नहीं दिखाई देता है। और यहां पर महत्वपूर्ण बात है कि राहुल जी ने, देखिए, यदि आपको अध्यक्ष जी को पता ही नहीं है कि नया अध्यक्ष कौन बन रहा है। एक मिनट, यदि मालूम हो आप ये जाके कि राहुल गांधी ने कहां उनका हाथ छुआ, उनके कंधे पे हाथ रखा, ध्यान रखिएगा, कंधे के नजदीक हाथ रखा। सबकी बात है, मिस कर नहीं, आज की बात है। ऐसी सेवा, वो मतलब वो अपमान के लिए नहीं था, वो अपमान नहीं था, वो अपमान नहीं था, करने लगे। वो एक प्यार होता है या सम्मान होता है उसका। ये अपमान है जो किया उन्होंने। ये एक छोटी सी बात है इस देश के संस्कार में कि कभी भी अपने से बड़ों को हो तो उनको कंधे पर हाथ तो रख करके नहीं किया जाता है। विजय जी, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, आप मुस्कुरा लीजिए। नहीं, मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो उन्होंने अपमान के भाव से नहीं किया, लेकिन ये अपमान का भाव है कि इस तरह से अध्यक्ष के साथ किया गया। अरे वहां पे कल और बहुत सारी बातें हुई। वैसे तो खड़गे जी ने ये भी कहा, क्योंकि मैं कई सारी बातें सुनाना चाह रहा था आपको, लेकिन समय कम पड़ जाता है। उन्होंने कहा मेरे बेटे का 8 घंटे का ऑपरेशन हुआ और मुझे लोगों ने कहा, मेरे परिवार ने, कि आपको यहीं पर रहना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि भाई सीमा पर लोग बलिदान हो जाते हैं, लड़के बच्चे हमारे, और यहाँ इतनी बड़ी लड़ाई हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मेरे बेटे का ऑपरेशन हो भी रहा है तो कोई बात नहीं। राहुल गांधी के निशाने पर अमित शाह थे और उन्होंने कल इसी रैली में कहा कि राहुल गांधी की अमित शाह के पास उनके किसी सवाल का जवाब नहीं था। पार्लियामेंट में जो बातें वो कह रहे थे, कोई सवाल का उत्तर उन्होंने मेरे नहीं दिया। और फिर उन्होंने कहा, ये बात पहले भी उन्होंने कही थी और कल यहाँ रैली में कही कि आपने देखा आपने अमित शाह के हाथ कैसे कांप रहे थे, देखा आपने हाथ कैसे कांप रहे थे, डरे हुए थे, कोई जवाब नहीं है उनके पास, चोरी पकड़ी गई उनकी। पार्लियामेंट हाउस में कुछ दिन पहले कांपते हुए ऐसे हाथ कांप रहे थे अमित शाह जी, उनकी सफाई देते हैं। आपने देखा होगा, देखा, मैंने उनको सीधा चैलेंज किया कि आइए पार्लियामेंट में, आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, आइए डिबेट करते हैं, देश को दिखाते हैं सच कौन बोल रहा है। ये आप भूलिए मत, ये देश सच का देश है, सत्य का देश है। आपके पास सत्ता आज है, आप पावर में हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। देश की जनता सत्य को समझती है, सत्य के लिए लड़ती है। ये देश सत्य के लिए जान दिया है। अब साहब देखो, राहुल जी कह रहे हैं कि अमित शाह के हाथ कांप रहे थे, डरे हुए थे वो। अमित शाह को जानने वाले, आप उनके बारे में कोई भी धारणा अपने मन में बनाइए, कोई भी धारणा, लेकिन ये तो कोई नहीं कह सकता कि अमित शाह जो है वो किसी बात से डरते हैं या राजनीतिक तौर पर कोई उनको इतना घेर लेगा कि वो जो है सकपका जाए। ये कम से कम उनके बारे में कोई क्लेम नहीं करता। पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह से लीजिए उनको कि वो सब हमें। अरे सर, जैसे इन्होंने वो शब्द पकड़ लिया था, वो 8 बजे एस वर्ड, नहीं वो ठीक है, ऐसे ही इन्होंने ये पकड़ लिया कि हाथ कांप रहा है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे, और सब लोग जानते हैं अमित शाह जी को भी कि कौन उसको मान लेगा कि उनके हाथ कांप रहे हैं या
अमित शाह जी से ही कांपते हैं हाथ तो सबके। मैसेज कर देता हूं। सॉरी लेकिन वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर मैं देखता हूं, उसको वर्बेटम नहीं तो हम देखता। भी पॉलिटिकल चर्चा ही कर रहे हैं जी। अमित शाह जी मतलब राहुल गांधी को देख करके अमित शाह जी के हाथ कांपेंगे त्रिपाठी जी? देखिए मैं इस पे कहता हूँ ना, जब अंदर से आदमी को डर लगता है तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। जैसे किसी अंधेरे रास्ते पे या सुनसान रास्ते पे गए तो कहीं वो कुछ लोग मानते हैं ना कि कुछ कोई शक्तियां ना हो, भूत प्रेत ना हो, तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर इस टाइप का होता है। राहुल गांधी को सचमुच राजनीतिक डर लग रहा है और इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि अमित शाह को डर लग गया, देखो अमित शाह का कॉन्फिडेंस कमजोर हो गया, देखो उनका हाथ कांपने लगा। अब पूरा भाषण वो सबने देखा है, मतलब जिसको कहें कि जो धोबी पाट कहा जाता है, जो बढ़िया से धुलाई होती है, कपड़ा जो बढ़िया अच्छे से साफ करता है ना, जब अच्छे से कपड़ा साफ किया जाता है सारे दाग गायब हो जाते हैं, तो कुछ उस तरह की धुलाई की थी अमित शाह ने और सपोर्टेड बाय फैक्ट्स। मतलब एक एक तथ्य था। आप ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि कुछ चीजें भाषण करते वक्त वो थोड़ा बहुत होता है, वो अलग बात है, वो हर नेता का होता है, लेकिन कई बार गुस्से में भी हो जाता है, गुस्से में भी होता। और वो गुस्से में आए थे, वो गुस्से में आ गए थे, वो हाथ नहीं कांप रहे थे, वो उस वक्त तो गुस्से में आए थे। वो साफ दिखा था जब राहुल गांधी अचानक 2 बार खड़े हुए और कहा कि पहले ये बताइए, पहले ये बताइए, मतलब उनका जो जवाब था पहले हमारे तीनों, तब उस वक्त तो गुस्से में आए। हर्षवर्धन जी वो हर 5 मिनट बाद उठ करके खड़े हो जा रहे थे, जिसका आसन से बार बार प्रतिवाद किया जा रहा था कि आप क्यों कर अमित रहे शाह हैं? जी ने बड़ी लाउडली और जोर से बोला था कि मैं बोलने का क्रम मैं तय होता भी करूंगा। यही है, कोई भी नेता ऐसा नहीं होता है, वो कोई प्रश्नोत्तरी थोड़ी ना खेली जा रही है कि आपको ये कहा ये बताओ। वहां तो होता ही है कि आप अपना नैरेटिव खड़ा करें, अंत में आपके प्रश्नों के जवाब नहीं आए तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछते हैं, फिर नहीं आए तो आप अध्यक्ष की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं कि देखिए इन सारी बातों में ये हमारे सवाल का जवाब नहीं आया। वो सब कुछ तो राहुल गांधी ने किया नहीं, वो तो सदन छोड़कर भाग गए। जानकारी आप समीर जी दे रहे थे शायद उनकी शायद नहीं, बहुत तबीयत ठीक नहीं थी और बुखार में थे अमित शाह जी उस समय जब उनको बोलना था, और ये कहा जा रहा था कि मतलब वो कैसे रहेंगे, लेकिन 1.25 घंटा वो व्यक्ति बोला है, मेडिसिन लेके गया तेज 101 के बुखार में इस व्यक्ति ने वहां खड़े होकर कमिटमेंट देखिए कि वो चाहते तो भाई किसी और को बोल सकते थे या भाषण अपना छोटा कर सकते। इस बुखार में वो दवाई लेकर वहां पर बोल रहे हैं, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, सारे जो चर्चा हुई है उसका वो जवाब वहां पर दे रहे थे। और राहुल गांधी को सुनने का वो पेशेंस नहीं कि आप पूरे ध्यान से सुनो कि वो क्या जवाब दे रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो फिर कहते हैं कि भाई हाथ कांप रहे थे, अरे भाई राहुल गांधी जब कहीं चुनाव प्रचार करने जाते तो कांग्रेस की पूरी पार्टी कांपने लगती है कि क्या बोलेंगे। जो अपनी पार्टी को मैं कभी दौड़ा देता उसको अमित शाह जी से व्यक्ति के उसमें कभी नजर आ रही थी। अभी राहुल गांधी का नजरिया है देखने का, इसमें हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, ये कल एक काम पहले भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किया था, कल राहुल जी और प्रियंका जी दोनों ने किया और इस पर हमने एक बार पहले भी डिस्कशन किया था कि ये ठीक नहीं है। प्रियंका गांधी ने मंच से, क्योंकि वोट चोरी की बात थी तो चुनाव आयोग पर बोलना था, आरोप लगाया, चुनाव आयुक्तों पर आरोप लगाया, लेकिन ये बिहार में भी इन्होंने किया था नाम ले लेके। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू, विवेक जोशी, ये नाम याद रखो, ये नाम कभी मत भूलना, देश इनको माफ नहीं करेगा, इन्होंने तुम्हारा वोट छीना और हम जब आएंगे सत्ता में तो हम कानून बनाएंगे कि इनको जो इनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है, इम्यूनिटी मिली है, उसको हम रद्द करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली रद्द करेंगे और इन सब का हिसाब करेंगे। सेम वही बात, वही बातें प्रियंका ने जो बोली वो राहुल गांधी ने रिपीट की। तो ये सोच समझ के किया जा रहा है, पर्सनली तीनों के नाम ले लेके जनसभाओं में बोलना। प्रियंका जी को भी सुन लीजिए, राहुल जी को भी सुन लीजिए। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, मेरे साथ बोलिए। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी। ये देश इन 3 नामों को नहीं भूलेगा। ये चाहे कितने भी बड़े बड़े ये कितने भी इंतजाम कर लें इन लोगों को बचाने के लिए, एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा। डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, डॉक्टर विवेक जोशी, याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी, ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो अब ये क्या है, मतलब
आप चले, मैं राहुल जी की आर्गुमेंट से ही बात करता हूं कि वो मानते हैं कि वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग जो है मिला हुआ है। तो चुनाव आयोग मिला हुआ ये कहना काफी नहीं है, उनको चुनाव आयुक्तों ने मिलकर ये काम किया, ये उनको बताना है, तो वो नाम ले रहे हैं। तो यही 3 है, ये वोट चोरी कर रहे हैं, इनके बाद जो आएगा वो नहीं करेगा। बीजेपी तो अभी 4 साल और रहेगी ना सत्ता में। राज्यों के अंदर चुनाव आयुक्त होते हैं, राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं, वोट चोरी यहां से तो होती है। सबके नाम बताएंगे वो? नहीं, ये बदल जाएंगे, दूसरे आएंगे, उनके भी नाम लेके बताएंगे। आप ये सोचिए इसका असर क्या है। कल जाकर के इसमें से 50-100 लोगों का मती फिरा तो क्या हो सकता है। आप उन चुनाव अधिकारियों को जो संवैधानिक संस्था पर सुशोभित हैं में हैं, उनके खिलाफ आप जनता को भड़का रहे हैं। कायदे से एफआईआर होना चाहिए। और जो लोग कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी भी तो लिंग 2 का नाम लिया करते थे, वो उनके बायसनेस पर ये कभी नहीं कहते थे कि तुमको हम दंडित कर देंगे। वो सभाओं के मंच में ये नहीं कहते थे कि तुमको देख लेंगे, पुराने कानून बना करके जो तुमको इम्यूनिटी मिली हुई है। अरे ना, ये जो लक्षण है कांग्रेस पार्टी का, उसमें तो एक ही कहावत है ना कि राधा का 9 मन घी होगा ना राधा नाचेगी। तो कांग्रेस का ऐसा वजूद तो मुझे नहीं निकट भविष्य में दिखाई देता है कि कांग्रेस सत्ता में अपने बल पे आ जाए। नाम लेते थे तो उसमें एक और मंशा भी थी, जेम्स माइकल लिंगदो। ठीक है, उसके ये भी बताना था कि जेम्स माइकल है। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन यहां तो सीधा धमकी दी जा रही है ना, धमकी दी जा रही। सर ये मामला, वो आप ठीक कह रहे हो, मैं उसको उचित नहीं मानता, लेकिन ये तो आप सीधे वोट चोरी के नाम पर आप कह रहे हो इनको भाई जैसे जहां मिले इनको घेर लो। इसका क्या मतलब है? जब आप जनता को नाम रटा रहे हो तो आप क्या करवाना चाह रहे हो, ये तो बताए कोई। नहीं, जो धमकी के तौर पर कह रहे हैं वो उचित नहीं है। बाकी नाम राहुल गांधी जी को तो नहीं बताना, ज्ञानेश कुमार जी का, कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ये देश नहीं जानता क्या? जानता है तो फिर वो सभाओं से क्यों नाम नहीं जानता? पॉलिटिकल वो स्टेटमेंट है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वैसा के वैसा ही कि ये 3 लोगों के नाम याद है देश को, और एक देश में एक और चुनाव आयुक्त का नाम याद है, जेम्स माइकल लिंगदो। समझे? तो दोनों को बराबर तरीके से देखिए, तोल लिया बराबर। अब ये ठीक है? नहीं, दोनों ही ठीक नहीं है, दोनों ही ठीक नहीं है। लेकिन ये सवाल को ध्यान में रखकर, रेफरेंस के ध्यान में रखकर करना चाहिए। जैसे बार बार बीजेपी कांग्रेस कहती रहती है कि हमारी गलतियों के लिए जो है आप बार बार उनको, आप गलत तो सही साबित नहीं हो जाएंगे ना। तो ऐसे ये चल रहा है। ये कोई नाम लेना ठीक नहीं है। लेकिन हर चीज़ को हम लोगों को क्या हो गया कि राहुल जी जो बोलेंगे उसको किसी भी तरह से कहीं पर पॉलिटिकल लीडर्स की एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट की स्टाइल होती है। जैसे अभी मैंने कहा कि कांपने का मतलब ये थोड़ी कि वो कह रहे हैं तो और लोग समझ रहे हैं कि कांप रहे हैं। कांपना एक वो है। सर आप पॉलिटिकल बात कहेंगे तो फिर हर चीज जस्टिफाई की जा सकती है। नहीं, इसमें कांपना कहने में कोई आपत्तिजनक है बात? नहीं, कांपने की नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये इसमें कोई आपत्तिजनक अगला बयान सुना रहा हूं, उसमें कांग्रेस का नेता कह रही थी मोदी तेरी कबर खुदेगी, आप कह दीजिए ये भी तो पॉलिटिकली बात है। इसमें क्या है? आप आंदोलन में गए कभी? सारी जगह पे आप वो उसको भी ठीक कह रहे हैं। नहीं, मैं मोदी जी के लिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, उसके लिए वो नहीं कहता। लेकिन उसका मतलब ये लगाना बार बार कि वो मौत चाहते हैं उनकी, ये नहीं है। अब मतलब भी वही निकाला जाए जो आपके मन में, ये कैसे हो सकता है सर? अरे आप कंपनियों के बाहर बैठ के देखा होगा कि वो मजदूर जिनके कंपनी के मालिक हैं, वो आंदोलन में यही कबर खुदेगी नारा लगाते हैं। कंपनी के मालिक में और देश के प्रधानमंत्री। इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के बयान करना, नारे लगाना गलत है, खराब है। लेकिन उसका मतलब यह है कि वो प्रधानमंत्री जी की वो चाहते हैं, वो नहीं है। जयपुर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मंजू लता मीणा जी ने ये नारे लगवाए मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। देखिए, मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। प्रधानमंत्री के लिए ऐसे बोलना आपत्तिजनक है। लेकिन ये समझना कि वो उनकी मौत चाहते हैं, ये ठीक नहीं है, मेरा केवल कहना है। लेकिन इसको आपत्तिजनक मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के नारे नहीं लगाने चाहिए। सौरभ जी, ऐसा है कि जब कांग्रेस का नेतृत्व और राहुल गांधी कहें कि मोदी तू बाहर निकल, लोग तुमको डंडों से पीटेंगे, ठीक है, ये क्या प्रधानमंत्री के लिए बारे में ऐसी भाषा होनी चाहिए? और मैं तो पूछ लेना चाहता हूँ, पूरे दर्शक लोग फीडबैक दे देंगे जो कहानी कुर्सी का देखते हैं, कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी अवस्था में कांग्रेस पार्टी के किसी प्रधानमंत्री के पीटने के बारे में बात किया हो कि तुम डंडों, गली से निकलो तुम डंडों से पीटोगे?
मुझे लगता है कि राजनीति की जो चर्चा और विमर्श है उसको राहुल गांधी ने बहुत ही निचले स्तर पर लाकर वो ये कह रहे हैं, विजय जी ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एजिटेशन में इस किस्म की बातें होती हैं। इंदिरा जी के लिए जो नारे लगते थे वो तो बोल भी नहीं सकते आज। पॉलिटिकल समझे, प्रधानमंत्री थी और क्या नारे लगते थे सब लोग जानते हैं। आप बता दें मुझे, मेरी जानकारी मैं नहीं जान, मैं नहीं वो नहीं बोल सकते, हम भी नहीं बोल सकते। खराब नारे लगते थे। जनता पार्टी, मैं मानता हूं जनता पार्टी के समय वो नारे लगे थे इमरजेंसी के दरमियान, इमरजेंसी के बाद। संदर्भ समझ लेना चाहिए, वो नारे गाली देते थे सीधे सीधे इंदिरा जी को। तो फिर नरेंद्र मोदी को भी गालियां देते थे। लेकिन इंदिरा जी की हत्या के बाद संसद के सामने, प्रेस क्लब के पीछे, शास्त्री भवन के सामने खड़े होकर कोई कहे कि ये मोदी जान ले जो इंदिरा का हश्र हुआ था वही तेरा हश्र होगा। तथाकथित किसान आंदोलन के समय सिंघू बॉर्डर पर बाकायदा उन लोगों के पोस्टर लेकर जो इस देश में अलग अलग तरीके से उग्रवादी आतंकवादी घटनाओं में शामिल हैं, दंगों में शामिल हैं, उनके पोस्टर लेकर वहां ये नारा लगना, छाती पीटते हुए कम्युनिस्ट महिलाओं का नरेंद्र मोदी की मौत की कामना करना। अमित शाह अस्पताल में भर्ती होते हैं, एम्स में जाते हैं वो, और उसके बाद अफवाह उड़ा दी जाती है कि अमित शाह बड़े दुबले पतले दिख रहे थे, अब तो वो गए, अब राजनीति कर लेंगे। नरेंद्र मोदी को हर दूसरे दिन मौत की कामना करना, और पता नहीं इसको हम सब जानते हैं, स्वीकार कौन कौन करेगा। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि अब तो मोदी के जाने के बाद ही हमारी राजनीति होगी, और उसमें वो उस वक्त तो कह रहे होते हैं कि मोदी के रहते राहुल गांधी कुछ नहीं करेगा। तब आप इस नारे को सुनेंगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये नरेंद्र मोदी की मौत की कामना है। लेकिन मैं अमित शाह मौत की कामना नहीं है, मैं इसको मौत की कामना। अमित शाह ने कहा था कि हम तो हिंदू धर्म में मानते हैं, ज्यादा मनाओ उम्र कम हो जाने की तो उम्र बढ़। अरे वैसे इसमें प्रियंका जी से भी सवाल हो गया, प्रियंका गांधी से। उन्होंने कहा नारे कांग्रेस के मंच से नहीं लगे हैं, अगर किसी कार्यकर्ता ने या जनता ने नारा लगाया भी है तो ये मुद्दा संसद में उठाने लायक नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने इस पर मांग की है कि संसद में माफी मांगे इस पर कांग्रेस पार्टी। सुन लीजिए। आप ये नहीं पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है, कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आप नहीं पूछ रहे कि क्या हो रहा है संसद के अंदर। हम क्या कहेंगे जिस तरीके से हाउस को खुद डिस्टर्ब किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, माफी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए, जिस तरीके से पीएम को सो कॉल्ड। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। तो प्रियंका जी कह रही है हमको नहीं मालूम कौन लोग हैं हम, लेकिन पता चल गया वो कांग्रेस की जयपुर की नेता हैं। खैर, कल दुनिया में एक ऐसी घटना हुई है जिसने एक बार फिर इस्लामी जिहादी आतंकवाद को दुनिया के सामने रख दिया, और ये कितना बड़ा खतरा है। आज भी अगर दुनिया का कोई देश इसे मानने के लिए तैयार नहीं है तो फिर ईश्वरी मालिक है उस मुल्क का। और ये बात अब और देशों के नेता कहने शुरू हो गए। भारत तो शुरुआत से इस बात को कहता रहा है कि आतंकवाद को आतंकवाद मानो, आतंकवाद को किसी भी सूरत में जस्टिफाई करना बंद करो, आतंकवाद की परिभाषा तो करो। आज तक दुनिया में आतंकवाद की परिभाषा नहीं है। अब क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया में, रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो तस्वीरें देख के। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के मशहूर बॉन्डी बीच पर गोलीबारी हुई। भला पहलगाम जैसा हमला मानिए इसको। क्यों पहलगाम जैसा? इसलिए क्योंकि चुन कर गोली मारी गई और धर्म देखकर गोली मारी गई। यहां हिंदुओं को देख के मारा गया था, यहां यहूदियों को निशाना बनाया गया। दो आतंकवादी जो बाप बेटे थे, इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, और ये 5-6 मतलब 3-4 तो मैंने एक वीडियो देखी है, तो इनके पास दिख रही है राइफलें, लाइसेंस चली। हाँ, तो वो सारी इस्तेमाल हुई और निशाना लगा के एक ब्रिज के ऊपर, ये ब्रिज दिख रहे हैं ना, इसके ऊपर खड़े हो गए और सामने बीच है, यहां से इन्होंने मारना शुरू किया। 16 लोगों की मौत हो गई, इसमें एक 12 साल का बच्चा है, 50 लोग घायल हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए, 50 लोग घायल हैं, 15 लोगों की मौत हो गई, 55 लोग 65 लोग तो यही हो गए ना। कितनी गोलियां चली होंगी भाई? एक गोली थोड़ी, इतने भी कोई निशानची नहीं होंगे ना कि एक गोली चलाई और लग गई। कितने राउंड गोली चलाई होगी इन लोगों ने, कितनी देर तक? 100 से ज्यादा गोलियां, उससे भी बहुत ज्यादा हो सकता है, गोलियां चलाई इन लोगों ने निहत्थे लोगों के ऊपर जो बीच पर एंजॉय कर रहे थे। उनका एक
हानुका एक त्योहार, शायद हानुका ही था ना, हानुका त्योहार एक चल रहा था, वो सेलिब्रेट कर रहे थे बीच के ऊपर। और ये कौन थे दोनों? एक का नाम है साजिद अकरम और उसके बेटे का नाम है नवीद अकरम। ये दोनों पाकिस्तान के रहने वाले थे। जो लड़का है वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ा, फिर यहां पढ़ने के लिए आ गया, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में पढ़ता था। बाप जो है वो टूरिस्ट वीजा पे आया हुआ था, टूरिस्ट वीजा पे। और बाप बेटों ने मिलके किया, तो मतलब ये कब से पका रहे थे ये सारा प्लान। हमला उस वक्त हुआ जब यहूदी हनुका फेस्टिवल वहां मनाया जा रहा था, और आते ही इन्होंने बस फायरिंग शुरू कर दी। सिर्फ यहूदियों पर इन्होंने हमला किया। अब पुलिस ने हमलावर साजिद अकरम को तो मार गिराया, जो बाप था, और उसका 24 साल का बेटा नवीद अकरम वो घायल है, क्रिटिकल है, अस्पताल में वो है। अच्छा, इनके बारे में और ये पता चला कि ये आईसिस से जुड़ गए थे, इस्लामिक स्टेट से, क्योंकि उसके झंडे इनकी गाड़ी के अंदर मिले हैं। इनके गाड़ी के अंदर बॉम्ब मिले हैं, आईईडीज, वो इनके घर में मिले हैं। बताया जा रहा है कि साजिद 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया, 2001 में उसे परमानेंट वीजा मिल गया, और इसके बाद वो 3 बार विदेश यात्रा कर चुका है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये दोनों अभी शायद अक्टूबर में पाकिस्तान भी गए थे। और ऑस्ट्रेलिया की जांच एजेंसी के मुताबिक वो इशाक अल मतारी, ये एक नोन टेररिस्ट है, इसके संपर्क में था। वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के अफसरों का कहना है कि इस हमले का कोई ईरानी लिंक भी निकल सकता है, क्योंकि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के राजदूत को भी निष्कासित किया था। ये बातें जो है इनसे जुड़ी हुई वो पता लग रही हैं। लेकिन अब आप सोचिए ज़रा कि यहूदियों के खिलाफ इनके मन में कितनी नफरत थी, कितनी नफरत थी। तस्वीरें आप पूरी स्क्रीन पर फुल स्क्रीन ले लीजिए ताकि लोग देखते रहें। अब एक वीडियो देखिए फायरिंग के बाद कैसे भगदड़ मचती है, लोग जान बचाकर भाग रहे हैं वहाँ पर, बीच पूरे बीच पर अफरा तफरी मच गई। बहुत ये है बॉन्डी बीच, और बहुत मैं गया हूं, मैंने देखी है ये जगह, बहुत खूबसूरत जगह और बहुत बड़ा बीच है, विशाल बीच है। लोग यहाँ लोग जो हैं सुबह से रात तक यहाँ रहते हैं। अब ये वीडियो देखिए आप, ये दूसरा ये वीडियो देखिए आप, पीछे से एक बहुत ही जज्बे वाला आदमी आया और इसने इस हमलावर को पकड़ लिया। ये बाप है, ये जो साजिद नाम है ना इसका, जो बाप था बाप बेटी की जोड़ी में, वो इसको पकड़ लिया, इसने इसकी राइफल छीन ली और राइफल छीन के उसके ऊपर फायर किया। लेकिन ये यहां नहीं मरा, ये आदमी यहां नहीं मरा, ये भाग के पीछे जैसे एक छोटे से जैसे फुटओवर ब्रिज होते हैं, ये फुटओवर ब्रिज पर चढ़ के गोलीबारी कर रहे थे, क्योंकि इनको एलिवेशन मिल गया था वहां से। ये भाग के फिर वहां चला गया अपने बेटे के पास, इसका बेटा भी पुल पे था, वो वहीं बैठा। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति ने पकड़ा ना इसको, बहुत ही बहादुर आदमी है, ये फल बेच रहा था वहां पे, फल बेचने वाला वेंडर होगा, स्ट्रीट वेंडर होगा। लेकिन हिम्मत देखिए साहब उसकी, पीछे से जाके उसको पकड़ा और कोशिश की कि उसको मार डाले, फायर भी किया इसने, लेकिन उसको गोली नहीं लगी और वो भाग गया। और तस्वीरें आप बदलते रहिए ताकि हम लोग इस पर फिर और हम लोग बात कर पाए। तो आईसिस से ये लोग जुड़े हुए थे, ये बात कंफर्म हो रही है। पाकिस्तान के हैं दोनों, ये बात कंफर्म हो रही है। ये देखिए, अब ये ब्रिज है ना, ये इस पर दोनों चढ़े हुए हैं ये, और यहां से फायरिंग कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने कहीं से तो ट्रेनिंग ली है, क्योंकि इतनी एफिशिएंटली गोलीबारी जो इन्होंने की, एक के बाद एक तड़ 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 तड़, वो आप देखेंगे। ये देखिए पूरा जरा बॉन्डी बीच का नजारा देख लीजिए, कितना विशाल ये जो है वो बीच है, और इसके ऊपर बहुत बड़ा बीच है। और उसके बाद इन्होंने वहां से जो है चुन चुन के लोगों को मारा। एक वीडियो में और मैं आपको दिखाऊंगा जिससे ये कंफर्म होगा आपको कि ये सिर्फ यहूदियों की जान लेना चाहते थे। तो एक व्यक्ति जो है, ये देख लें एक बार, एक जो इनके नाम आ रहे हैं नवीद अकरम, और दूसरा इसका बाप, ये इनका पासपोर्ट है, और ये जो लोग मारे गए हैं ये उनकी तस्वीरें हैं। सर, एक वीडियो ऐसा है जो एक आदमी दूर से सड़क के इस तरफ से वीडियो बना रहा है, ठीक है, वो दूसरा वाला वीडियो चलाई जिसमें पुल पे दिख रहे हैं ना ये लोग, जिसमें पुल पे नजर आ रहे हैं, एलिवेटेड छोटा जो बना हुआ विजुअल, तो उसमें ये यहाँ पे अब ये जो वीडियो जहां से बन रहा है ना, हमलावर जो है वहां से आतंकवादी इस तरफ मुड़ता है और देखता है, उसको पता है कि कोई आदमी मेरा वीडियो बना रहा है, लेकिन वो गोली नहीं चलाता बल्कि हाथ से इशारा करता है, भाग जा, चला जा। क्यों? वो उसका निशाना वही लोग थे जो बीच पे थे, क्योंकि वो कंफर्म था कि ये यहूदी लोग हैं।
नहीं, वो तो आतंकवाद का मतलब ये है ना कि आप टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं, खास तौर से हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होता है। और इसमें ये चर्चा महत्वपूर्ण इस तरह से नहीं है कि ये लोग कौन है, ये इस्लामी आतंकवाद पर चर्चा करने वाला बड़ा विषय है, जिसको लेकर यहूदियों को और बहुत आपत्ति बहुत लंबे समय से रही भी है, और आईसिस को लेकर भी लगातार रहा है। लेकिन आईसिस को लेकर क्या होता है कि बहुत सारी सरकारें और बहुत सारे देश कभी उनको गुड टेररिज्म मानते हैं, कभी बैड टेररिज्म मानते हैं। इस वजह से वो संगठन आज दुनिया में सबसे बड़े ताकत के साथ जुड़ा हुआ, और ये कोई अनप्लान नहीं है, मतलब इस पर पूरा एक्सरसाइज हुई होगी। और बॉन्डी बीच को आपने खुद ने भी बताया कि आप गए हैं तो वहाँ कितने लोग रहते हैं, और यहूदी वहाँ पर हैं, जिस तरह से टारगेट किया गया। और उसके पास मुझे जो जानकारी मिली कि 6 गन है उनके पास है, बाप के नाम पे 6 लाइसेंसी राइफल। अब सर वो टूरिस्ट वीजा पे गया, टूरिस्ट वीजा कैसे मिल सकती है? नहीं सर, टूरिस्ट वीजा पे गया था, उसने वहाँ ऑस्ट्रेलियन महिला से शादी की और फिर पार्टनर वीजा में कन्वर्ट हो गया उसका वीजा। उसने वहाँ शादी की, ऑस्ट्रेलियन महिला से शादी करी उसने, वहाँ के गृह मंत्रालय ने कंफर्म किया है। मतलब ये मैं ये कह रहा हूँ कि केवल ये घटना पे चर्चा करने वाला इशू नहीं, दुनिया भर में यहूदी अब निशाने पर हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। अभी याद कीजिए, मुझे तो एक अभी लंदन में हुआ था ना एक इंसिडेंट, अभी बिल्कुल, जो उसमें एक यहूदी को मारा गया था। ऐसा ही हमला आप याद कीजिए अमेरिका में हुआ था, अमेरिका में हुआ। अभी 2 महीने के बीच की घटना है। मतलब यहूदी कहीं भी है वो खतरे में। देखिए, इसको संदर्भ के साथ देखिए। जब हम कहते हैं यहूदी कहीं भी खतरे में, तो हम फिर इस खतरे को थोड़ा सा छोटा करके देख रहे हैं। इस्लाम को मानने के अलावा कोई और मानने वाले खतरे में। जैसा हिंदुओं के साथ पहलगाम में हुआ, वैसा बॉन्डी बीच पर यहूदियों के साथ हुआ। मारने वाले पाकिस्तानी मुसलमान बाप बेटे, बाप मर गया, बेटा अभी भी जिंदा है। ये वो मानसिकता है जिसको हम लोग बार बार कह रहे हैं, रेडिकल इस्लामिक थॉट प्रोसेस, जो पूरी दुनिया को या तो इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता है या जो नहीं है उसको मार देना चाहता है। लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है। जिसने बचाया जो फल वाला था, उसका नाम भी है अहमद अल अहमद, वो भी मुसलमान है। और मुझे लगता है कि दुनिया में कई बार जो लोग कहते हैं ना, टेररिज्म गुड और बैड नहीं है, रेडिकल इस्लामिक थॉट प्रोसेस से ही वो टेररिज्म चल रहा है, इसमें संकोच मत कीजिए। मुसलमान भी उससे कहीं कहीं लड़ रहे हैं, इसकी भी बात कीजिए। और तब जब इसकी बात आप करेंगे, तो अगर कोई इन आतंकवादियों के साथ, पहलगाम में हत्यारे आतंकवादियों के साथ, दिल्ली में धमाका करने आतंकवादियों के साथ, अलग अलग जगह पर हमला करने वाले आतंकवादी, उनके साथ जो खड़ा उसकी पहचान कीजिए, उसमें संकोच मत कीजिए। और ये रेडिकल इस्लामिक थॉट प्रोसेस से प्रेरित आतंकवादी हैं, जो दुनिया में मुसलमान के अलावा किसी को देखना नहीं चाहते हैं। अहमद अल अहमद जैसे लोग उसके खिलाफ खड़े होते हैं, ये भी बात उसी सांस में कहनी पड़ेगी, ये बड़ा आवश्यक है। वैसे प्रोफेसर साहब ने रेडिकल इस्लाम पर अच्छी किताब नहीं, बिल्कुल है। अभी एक और आदमी जो वहां पकड़ा गया, अभी अमेरिका में एक इंसिडेंट हुआ था, ये जिसमें अफगानी पकड़ा गया, वो नहीं, उससे पहले उसके भी घर से जो बंदूकें मिली थी, शायद जिसने ट्रंप पे गोली चलाई थी, शायद वो जब दूसरा हमला करने की कोशिश की थी, उसमें भी इजराइल के खिलाफ, इंडिया का भी खिलाफ, उसमें नाम थे, सब थे। अच्छा, ये मुझे अब, क्योंकि जो समीर जी ने जानकारी दी वो सही है, ये साजिद अकरम जो बाप था, ये 1998 में ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा पर आया, पिता। फिर इसका पार्टनर वीजा बन गया इसका 2001 में, क्योंकि इसने वहां शादी की उसने। और नावेद अकरम जो है वो ऑस्ट्रेलियन बॉर्न सिटीजन है ऑस्ट्रेलिया का, वो पैदा ही वहां हुआ है, जो 24 साल का जो लड़का था। तो ये है, तो ये, लेकिन तब भी इतना ज़हर, जिस देश में तुम पैदा हुए हो वहां पर तुम ये है वो काम कर रहे हो, इसलिए ये खतरा हमारे संदर्भ में बढ़ जाता है कि 1.25 करोड़ तो 70 के दशक में अवैध घुसपैठिए थे बांग्लादेशी। अच्छा, इस पर जो हमले पर, सिडनी के आतंकी हमले पर जो पुलिस का वहां स्टेटमेंट, प्रोफेसर साहब वो सुन लें, फिर मैं आ रहा हूं, सुन लें। Satisfied that there were 2 offenders involved in yesterday's incident. One is deceased. The second is in critical but stable condition in hospital at the moment. The offenders are a 50-year-old and 24-year-old male who are father and son. The 50-year-old is deceased. The 24-year-old is currently in hospital at the moment. As part of the investigation, we conducted 2 search warrants last night, one at Bonnie Rig and a second at Campsie. The 50-year-old male is a licensed firearms holder. He has 6 firearms licensed to him. We are satisfied that we have 6 firearms from the scene yesterday, but also as a result of the search warrant at the Campsie address. Ballistics and forensic investigation will determine this morning that those 6 firearms are the 6 that were licensed to that man, but also that they were used in the offence yesterday.
अरे एक तस्वीर और है, मैं अपनी टीम से कह रहा हूँ वो तस्वीर भी मिले तो वो निकाल दें, वो कि इसके घर जो है रात में जब पुलिस पहुंची, जब ये पता लग गया इसकी आइडेंटिटी, तो घर गए तो आप देखिए कितना अमला लेके पुलिस वहां पर पहुंची है। जैसे बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं फौज के पास, वैसी गाड़ी लेके वहां पहुंची है। सरेंडर 3 लोगों को वहां से हाथ खड़े करके बाहर निकालवाया घर से, उसमें से एक आदमी को हिरासत में भी लिया। वो भी तस्वीर आप देखने लायक तस्वीर है। सर, दुनिया जागेगी लेकिन इस हमले के बाद? मुझे तो नहीं लगता है। आप वैसे ही गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म में आप बात करते हैं, वैसे ही गुड इस्लाम और बैड इस्लाम में आप बात कर लीजिए। वो जो कर रहा है वो अपने दीन के अनुसार कर रहा है, जिस दीन ने उसे जो आदेश दिया है वही कर रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा कि इस्लाम वो धर्म है जिसके जो बाकी दुनिया के जितने बाकी धर्म हैं उन सबको अपना दुश्मन समझती है। यही बात इस्लाम की व्याख्या में विवेकानंद ने कहा है, और ये बात सच्चाई भी है, क्योंकि ये वो नहीं है कि हम और तुम, जो दीन को नहीं मानता है, जो इस्लाम को नहीं मानता है, जो कुरान को नहीं मानता है, जो प्रोफेट मोहम्मद को अंतिम प्रोफेट नहीं मानता है, वो काफिर है उनके लिए। ये उनकी व्याख्या है। और पूरी दुनिया जो है वो इस्लाम की जमीन के तौर पे उनको दारुल इस्लाम खड़ा करना है। जो जो उसके रास्ते में आएगा उसको वो कत्ल के लिए वो उनको मैंडेट है। उनको हम तो आपकी व्याख्या क्या है? आप कर्म के अनुसार मोक्ष में जाते हैं। उनके लिए व्याख्या क्या है कि जो दीन के लिए जिन्होंने काम किया वो मोक्ष के उनको जन्नत मिलती है। तो जो हम लोग इसको बार बार हमारे यहाँ हमारे देश में क्या है, हम लोगों ने सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म के खांचे में बांध करके इसकी व्याख्या की, तो हम आज पीड़ित हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया तो बच भी जाएगा, यूरोप तो बच भी जाएगा, अमेरिका बच भी जाएगा, क्योंकि वहां की उनकी जनसंख्या वो 10% डबल डिजिट को जाने ही नहीं दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी कितनी आबादी होगी? 2.5% के आसपास। और मैं तो इस बॉन्डी बीच पर गया हुआ हूं, वहां पर एक पाकिस्तानी बड़े बड़े जो गाड़ियां चलाते हैं वो पाकिस्तानी वहां चलाते हैं। टैक्सी जो ड्राइवर है, और मुझे तो परिचित में उन्होंने कहा कि मैं आपको छोड़ दूं, तो मुझे डर भय हो गया। मैंने पूछा आप कौन हैं? तो कहा मैं तो पाकिस्तान के, और हम लोग तो एक ही देश के लोग हैं। तो मैंने कहा चलिए मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दीजिए। लेकिन ये बात मुझे कौनती है, ये आप सोचिए कि ये मानसिकता कहां से पैदा हो रही है? वो थियोलॉजी से ही तो पैदा हो रही है। कहां गाजा की लड़ाई और कहां यहां आकर के बाद 1947 में भी तो यही हुआ था, 1967 में भी तो यही हुआ था, जब सारे मुस्लिम कंट्री घेर कहते हैं, जैसे हम दीपावली मनाते हैं वैसे ही यहूदी मना रहे हैं। ये तस्वीर देखिए जरा प्लीज, ये तस्वीर देखिए जरा, इसका ऑडियो भी दीजिए। इसका जिस तरीके से फायर कर रहा है ये प्रशिक्षण है। सर ये एनिमल मारने के ये देखिए, मिला था इनको। नहीं कितनी जल्दी वो जो है ट्रेन थी ना वो। आप ये सोचिए, एक के बाद दूसरी गोली लोड करता है। ये सोचिए कि ऐसा करने से पहले मेंटल ट्रेनिंग इसकी कैसी रही है, मेंटल इंडोक्ट्रिनेशन, ट्रेनिंग नहीं, मतलब कितना इंडोक्ट्रिनेशन रहा होगा। जैसे व्यवहार होता है वैसा कर रहा है। नहीं, आर्मी ट्रेंड व्यवहार है, और लोगों को इस तरह से आर्मी ट्रेंड कहना थोड़ा सा मैं उसको कभी भी ठीक नहीं मानता, क्योंकि आर्मी क्या है ना, आर्मी सिर्फ दुश्मन को मारती है। ये एक खतरनाक मानसिकता के तहत जो इसके साथ नहीं खड़े, इसके साथ मतलब जो इस्लाम को मानने वाले नहीं है, उनको मार देना है, उनको खत्म कर देना। पाकिस्तान का चूंकि आया, एक और जगह नाम आ गया, अब दुनिया की कभी बड़े आतंकवादी हमलों की लिस्ट निकलेगी तो उसमें कितने फीसद पाकिस्तानी रहेंगे, इसका भी आप अंदाजा लगाइए। ट्रम्प साहब को कुछ डॉलर और दे देना चाहिए। पहले मैं आपको बयान दिखा रहा हूं ना इसमें, जो पाकिस्तान का रहने वाले, क्योंकि दोनों ही मिल गए, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सबसे पहले इस आतंकवादी हमले की निंदा की है। उनका ट्वीट है, मे आई डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द विक्टिम्स ऑफ ट्रैजिक टेररिस्ट अटैक। टेररिस्ट अटैक ट्रैजिक नहीं होते हैं, इसके साथ ट्रेजिडी, ये ट्रेजिडी नहीं है, ये तो खून खौलाने वाली घटना है। बारबेरिक लिखना चाहिए था इसकी जगह, ट्रैजिक की जगह। सिडनी, और वो कह रहे हैं पाकिस्तान कंडेम्स टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। झूठ की दुकान, मक्कार देश और मक्कार नेता। हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। दुनिया भर में तुमने आतंकवाद फैला रखा है। भारत को पिछले कम से कम 40 साल से तो तुम लोग परेशान कर रहे हो। सिर्फ और इनका विदेश मंत्री का भी दिखा दीजिए। विदेश मंत्री ने भी फिर यही किया, पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम्स दी हीनियस, चलिए इसने हीनियस शब्द इस्तेमाल किया, हीनियस अटैक
पाकिस्तान unequivocally condemns terrorism in all its forms and many हंसते, मतलब इनको खुद तो शर्म नहीं आती होगी, दुनिया भी नहीं हंसती इनकी बातें। नहीं, हम लोग, मुझे लगता है कि अन्याय कर रहे हैं। सिर्फ आप पाकिस्तान को क्यों और अरब वर्ल्ड को क्यों, आप क्या इस पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद की जननी कौन रहा है? ये लोग तो यहाँ से रेडिकलाइज हो रहे हैं। उसके लिए रेडिकलाइजेशन कब से शुरू किया इन लोगों ने इस स्तर पर? क्या अमेरिका को आप कम गुनाहगार मानते हैं? हम रोज गिड़गिड़ाते रहे, 80 का आप दशक जरा याद कर लीजिए, 90 का दशक याद कर लीजिए, इनमें से कोई भी गोरा देश, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, हमारे साथ कोई खड़ा था क्या? हम अकेले लथपथ थे खून से। बिल्कुल ठीक है। और ये सारे गोरे, जब आज इनके सर पे डंडा पड़ रहा है और इस्लामिक का, जब मैड्रिड में बम फटता है, जब लंदन मेट्रो में बम फटता है, तब इनको पता लग रहा है कि इस्लामिक आतंकवाद इससे एक दूसरी बात भी सामने आई, क्योंकि ये हमला यहूदियों पर हुआ ना, तो अभी गाजा को लेकर के हम सब में से सबने कहा भाई गलत हो रहा है, ये बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, जो जिस तरीके से वहां पे बमबारी हुई और 2 साल तक चली। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक देशों ने गाजा को, फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देना शुरू किया। तो नेतन्याहू ने उस वक्त एक बात कही थी कि आप ये काम करके एंटीसेमिटिज्म को, मतलब यहूदियों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं, आप हमास को रिवॉर्ड दे रहे हैं। ये हमास की सोच वाले ही तो लोग हैं। तो उन्होंने आज ये बात, और उसमें ऑस्ट्रेलिया भी था जिसने मान्यता दी, तो आज इन्होंने याद दिलाया कि मैंने आपसे पहले कहा था ये काम मत करो, तुम उसी जिहादी मानसिकता को पोषित कर रहे हो। नेतन्याहू की बात सुना दीजिए। मैं सहमत। On August 17th, about 4 months ago, I sent Prime Minister Albanese of Australia a letter in which I gave him warning that the Australian government's policy was promoting and encouraging anti-Semitism in Australia. I wrote, "Your call for a Palestinian state pours full fuel on the anti-Semitic fire. It rewards Hamas terrorism. It emboldens those who menace Australian Jews and encourages the Jew hatred now stalking your streets. Anti-Semitism is a cancer. It spreads when leaders stay silent. It retreats when leaders act. I call upon you to replace weakness with action, appeasement with resolve." अच्छा, ऐसा ऑस्ट्रेलिया की कह रहे हैं, मैंने तो प्रधानमंत्री एल्बनीज को चिट्ठी लिखी थी कि तुम खतरे में आ जाओगे, मत करो ये काम, तो वो हो गया। यहाँ पर लंदन को समझ में आ रहा है, लंदन ने अपनी फिर इमिग्रेशन पॉलिसी बदली ना, सख्त कर दी, बहुत सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी, बहुत बदलाव कर दिया, तो वहाँ लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन तब भी, अच्छा, गाजा पर जो 7 अक्टूबर 21 को हमला हुआ था इजराइल के ऊपर, वो आप किस पे हमला मानते हैं? वो गाजा के हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पे हमला नहीं किया था, वो हमास के लोगों ने यहूदियों पर हमला किया था। वहां से फोन कर रहे थे वो, जब इजराइल में घुस के मारकाट मचाई, तो एक फोन ऑडियो वायरल हुआ था। एक आदमी जो उसमें गया, आतंकवादी जिसने मारा यहूदियों को, उसने फोन करके अपने पिता को कहा बड़े खुश होकर के कि आई हैव किल्ड द ज्यू, आई हैव किल्ड द ज्यू, और बाप बड़ा खुश हो रहा था, तुझे तो जन्नत नसीब हो गई, तूने तो कारनामा कर दिया है। समीर जी। बिल्कुल, भारत में जब बम्बई में आतंकी हमला हुआ था, तभी तो कसाब किसी के संपर्क में था, पाकिस्तान हैंडलर के, और बता रहा था कि किस तरीके से उसने लोगों को यहाँ मार रहा है। और दुनिया में जितने भी आतंकवादी घटनाएं बड़ी अभी घटी है, आप देखोगे लंदन में चाहे मेट्रो में हुआ हो, अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ हो, उसके पहले अमेरिका में हुआ हो, ब्रिटेन में हुआ हो, आप लगातार उसके एक पैटर्न देखिए, उनका सबका संपर्क कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए जो आतंकवादी संगठन है उनसे निकल कर आता है। और ये पाकिस्तान के बारे में अब दुनिया जान चुकी है, और दुनिया को मान लेना चाहिए कि भाई पाकिस्तान अब एक देश नहीं है, ये आतंकवादी पैदा करने वाली एक फैक्ट्री है, पूरी दुनिया में अंदर ही है। कौन मान रहा है सर? ट्रंप तो रिवॉर्ड कर रहा है, माय फेवरेट फील्ड मार्शल है। अमेरिका को भी ये समझना पड़ेगा, और अमेरिका को जिस तरीके से अफगानिस्तान को भी वो कह रहे थे ट्रंप कि भाई अफगानिस्तान के लोगों ने हमारे यहाँ पे पुलिस वालों को भी मारा है, और अब कह रहे हैं कि हम देखेंगे किसको अनुमति देना है, तो ट्रंप को ये भी समझना चाहिए कि वो अफगानिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान से जो टेररिज्म जा रहा है दुनिया के अंदर, वो कहाँ जा रहा है, और जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया था वो कौन थे? वो तो सब इसी मानसिकता के लोग थे। एक अच्छा इंफॉर्मेशन सर दे रहे थे विजय जी। ब्रेक से पहले हमने ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकवादी हमले की बात की, जिसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े, बाप बेटे आतंकवादी दोनों पाकिस्तानी, और जिस तरीके से उन्होंने 15 लोगों को चुन चुन के मारा, यहूदियों को चुन चुन के मारा, वो खबर आपने देखी। अब देखिए, आतंकवाद को
किसी भी तरीके से अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है? सीरिया में आईसिस का कत्लेआम एक बार फिर शुरू हो गया है। और बाय द वे, ये ऑस्ट्रेलिया वाले आतंकवादी पाकिस्तानी ये भी आईसिस से ही जुड़े थे। आप वो दौर जरा याद कीजिए जब आईसिस के आतंकवादी राह चलते लोगों को भून देते थे, सर कलम कर देते थे, काट देते थे, लाइन में नीचे बैठा करके दर्जनों लोगों को एक बारी में ही मार देते थे और मास ग्रेव्स में डाल दिया करते थे, पिंजरे में लोगों को बंद करके आग लगा दिया करते थे। ये सब कुछ देखा है आपने। अब आईसिस के आतंकवादी सीधे अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं। आईसिस से जुड़े लोगों ने 3 अमेरिकियों की हत्या कर दी। ट्रंप बहुत नाराज हैं, गुस्से में हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि अब बदला हम लेंगे। यह हमला सीरिया की नई सरकार और अमेरिका दोनों पर है। लेकिन यह हमला हुआ कहां? यह कोई ऐसा नहीं था कि कोई बाहर से आया और गोली मार के चला गया या बम मार के चला गया। एक मीटिंग चल रही है जिसमें अमेरिका के ऑफिशियल्स हैं, सीना के ऑफिशियल्स हैं, दूसरी तरफ सीरिया की सरकार के लोग हैं। उन्हीं लोगों में से, सीरिया की गवर्नमेंट के लोगों में से एक आदमी उठ के खड़ा होता है और जाने उसके पास उस वक्त वहां पिस्तौल कहां से आई है, वहां हो सकता है वो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस में जुड़ा हुआ हो, और उसने वहां भरी मीटिंग में खड़े होकर गोली मार दी है। और कौन चला रहा है आजकल सीरिया? एक अल शर्रा नाम का आदमी, जिसका क्या बैकग्राउंड है, जिस पर अमेरिका ने कभी $10 लाख का इनाम रखा हुआ था। अल कायदा इससे सबसे जुड़ा, इससे ये व्यक्ति जुड़ा हुआ है। व्हाइट हाउस में इसको होस्ट किया, बिल्कुल राष्ट्रपति ट्रंप ने बुलाया, बड़ी तारीफ की, इसके साथ इसको इत्र लगाया और गिफ्ट दिया था। इत्र तो वहां लगाया भी और फिर पूछा तुम्हारी कितनी बीवियां हैं? अरे तो तुम लोगों में तो पता नहीं ना कितनी होती है। ऐसे ट्रंप के शब्द हैं, हंसी मजाक कर रहे थे उस आदमी के साथ। उसको सीरिया चलाने को दे रखा है। और कभी इजराइल ने अभी कुछ दिनों पहले एक हमला किया, क्योंकि इजराइल की सीमा लगती है सीरिया से। इजराइल ने हमला किया तो ट्रंप ने नेतन्याहू को चेतावनी दी कि तुम सीरिया को डिस्टर्ब मत करो, यह आदमी बढ़िया काम कर रहा है। वो जो बढ़िया काम कर रहा है उसी की सरकार के लोग उन्होंने अमेरिकियों को मार डाला। ट्रंप क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। So we mourn the loss of 3 great patriots in Syria. You know how it happened. It was an ambush, terrible. We also have 3 wounded. They seem to be doing pretty well. But we mourn the loss. These are 3 great people. And it's just a terrible thing. Syria, by the way, was fighting along with us. The new president of Syria is, as they told me, and I'm not surprised, he's devastated by what happened. This was an ISIS attack on us and Syria. We will retaliate. Thank you very much. तो ये कह रहे हैं कि वो जो वहाँ मेरे सीरिया के राष्ट्रपति हैं वो ही इज डिवास्टेटेड, उनको बहुत खराब लग रहा है उनको। लेकिन ट्रंप सीरिया पे मेहरबान है, ट्रंप पाकिस्तान पे मेहरबान है और ट्रंप को इसमें कुछ गलत भी नहीं दिखाई देता। त्रिपाठी जी देखिए, मैं बार बार एक बात अब ये जिसको कहें बहुत आश्वस्त होकर कह रहा हूं कि दुनिया की सारी बर्बादी का मूल ट्रंप है। अभी लग रहा था कि इस कार्यकाल में ट्रंप सब कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन अब ये साफ साफ दिख रहा है कि ट्रंप को अमेरिका की बर्बादी, अमेरिका की इकोनॉमिक वीकनेस, अमेरिका के जो डोमिनेंस है, उसके जो क्षरण है, उसकी जो कहें एक तरह से कमजोरी हो रही है, उसको ठीक करने का रास्ता नहीं सूझ रहा है। उनको हर दिन लगता है कि अच्छा ये एक काम करेंगे तो अचानक दुनिया भर में हमारी साख बन जाएगी। उनको लगता है कि अच्छा ये एक काम करेंगे, हमारा जरा जो डिफेंस वाली डील्स हैं वो थोड़ी और बढ़ जाएंगी। उनको लगता है ये एक काम करेंगे तो हमारे डॉलर की डिमांड थोड़ा और बढ़ेगी, लोग रिजर्व में रखेंगे, खरीद के रखेंगे, ट्रेड होगा। इस सब के चक्कर में क्या हो रहा है, वो ऊट पटांग फैसले ले रहे हैं। अमेरिका के भीतर से लेकर अलग अलग जो कहें कि बाइलेटरल जो है, जो अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन है, जो 2 देशों के बीच में बॉर्डर के कॉन्फ्लिक्ट हैं, उन सब में वो एंट्री कर रहे हैं और कहीं भी उसको परिणाम तक नहीं ले जा पा रहे हैं। और ये खतरनाक इस वजह से है कि ISIS अब लगभग समाप्त है। मतलब अब उसकी कोई हैसियत नहीं रह गई है। लेकिन अगर इस तरह से वो खड़ा होना शुरू हो गया, और आप जरा सोचिए, इनका तो तरीका यही होता है, वो वीडियो बना होगा, उसको ISIS के पेजेस पर, सोशल मीडिया पर लोगों के अब उनको फ्लड किया जा रहा होगा कि देखो हम इतने ताकतवर हैं कि अमेरिकी जो ऑफिशियल्स थे उनको हमने उड़ा दिया मीटिंग में। इसका मतलब ये कि उसका जो जिसको बार बार कहा जाता है ना कि इंपैक्ट जो आएगा वो कहां ले जाएगा, ये खतरनाक। मैं जो नहीं समझ पा रहा हूं वो ट्रंप की ये डुअल पर्सनालिटी या दोहरापन, वो कि आप यूरोप के देशों को तो आप चेतावनी दे रहे हो कि तुम्हारे देश में जिस तरीके के लोग आ रहे हैं, तुम्हारी सभ्यता खतरे में है, तुम ही लोग खत्म हो जाओगे एक दिन।
और एक्सट्रीमिस्ट पर रोक लगाओ, ये वो सलाह देते हैं। लंदन का मेयर इनको इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो मुसलमान है। अमेरिका में तो ममदानी के खिलाफ आपने कैंपेन चलाई। ये सारी, ये जब आपकी ऐसी सोच है एक जगह पर, और इस्लाम को लेकर के उनके बड़े खुले विचार हैं जो उन्होंने इंटरव्यूज में कहे हैं कि इट इज अगेंस्ट अस एज अ सिविलाइजेशन। ये ट्रंप के इंटरव्यू के शब्द मैंने सुने हुए हैं। वो ट्रंप फिर कैसे पाकिस्तान और सीरिया जैसे इन देशों को चलाने वाले लोगों को सपोर्ट कर सकता है? ये हम लोग, मुझे लगता है कि हम लोग गलत सवाल कर रहे हैं। गलत सवाल इसलिए कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि भाई शहीद भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन मेरा बेटा शहीद भगत सिंह नहीं होना चाहिए। पड़ोस में हो शहीद भगत सिंह, देश के लिए कुर्बान हो जाए। ट्रंप और ये जितने गोरे कंट्रीज हैं, अपनी सुरक्षा के लिए इस्लाम उनके लिए खतरे में है, लेकिन भारत की सुरक्षा यदि दांव पर लगती है तो इस्लाम खतरे में नहीं है। भारत में इस्लाम यदि आतंकवाद करता है तो कोई दिक्कत नहीं है उनको। इसीलिए यूरोप ने अपने यहां जो वीजा रूल्स थे उसको बहुत टफन किया। जो इमिग्रेशन की पॉलिसी थी उसको बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया। नहीं तो क्या था, फ्रांस में क्या 700 साल से तो मुस्लिम और क्रिश्चियन साथ साथ रह रहे थे। लेबर फोर्स के तौर पर उन्होंने अपने यहां लाया था उनको। आज वहां पर पेरिस सबर्ब में दंगे कैसे होते हैं? हमारे यहां से ज्यादा होते हैं उनके यहां दंगे। हमसे ज्यादा वो पीड़ित हैं इससे। यही हालत पोलैंड के अंदर है, यही जर्मनी के कुछ हिस्सों में यही हालत है। आप ब्रिटेन में चले जाइए, उनकी हालत वही है। और आप जिस ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं वहां तो आबादी बहुत कम है। समझ रहे हैं कि नहीं? फ्रांस, बेल्जियम तो बहुत ये वो अपने को बचाने जाए तब तक उनके लिए, ट्रंप के लिए इस्लाम जब तक अमेरिका में खतरा पैदा नहीं करता है कोई दिक्कत नहीं है। अब सर कुछ और खबरें आपको हम बता दें। मैं आपको जरा एक पाकिस्तानी अपडेट देता हूं पाकिस्तान का, इमरान खान को लेकर के जो कुछ चल रहा है। अब वहां के एक सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी, इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है जिस पर हमको बात करनी चाहिए। आसिम मुनीर के खिलाफ इमरान खान ने तो एक जंग छेड़ ही रखी है। भले ही वो जेल में है लेकिन वो वहाँ से पॉलिटिकल मैसेजेस तो कन्वे कराते ही हैं। अभी भी जो उन्होंने लास्ट कन्वे किया अपनी बहन के थ्रू, उसमें क्या कहा कि आसिम मुनीर मेंटली अनस्टेबल आदमी है और इसकी वजह से देश में दहशतगर्दी हो रही है। आगे फ्रंट में जो दिखाई देती हैं उनकी बहनें दिखाई देती हैं बाहर, वही धरनों में जाती हैं, वही रात भर प्रोटेस्ट करती हैं, वही मीडिया से बात करती हैं। तो इन्होंने इंडियन चैनल्स में कुछ एक इंटरव्यू दिए इनकी बहन ने, जब इमरान खान से मुलाकात नहीं करा रहे थे इनकी, तो बहुत वहाँ पर हल्ला मच गया। वहाँ के मंत्रियों ने, तमाम लोगों ने कहा कि कैसे तुम दुश्मन मुल्क के मीडिया में जाकर के तुमने इंटरव्यू दिए, ये तो देश के खिलाफ काम है। वहाँ मिनिस्टरों ने कहा, वहाँ के पार्लियामेंट में ये सवाल हुए, सब कुछ हुआ। अब खबर ये नजम सेठी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये दे रहे हैं कि एक्चुअली जब पहले जब मुलाकात हुई कभी एक महीना पहले बहन की भाई से, इमरान से, तो इमरान ने कहा था कि तुम इंडियन मीडिया को यूज़ करो इन द सेंस इंडियन मीडिया पे जाकर अपनी बात कहो, क्योंकि इंडियन मीडिया बड़ा पावरफुल है और वहाँ से मेरे सपोर्ट में अगर बात होगी तो एक माहौल बनेगा और आसिम मुनीर इन लोगों के ऊपर दबाव बनेगा। ये इस नजम सेठी का क्लेम है, सुन लीजिए। अब सर क्या ये बात आपको मतलब मानने लायक लगती है कि इमरान ने कहा बहन से जाओ इंडियन मीडिया पर बातें अपनी कहो, और इंडियन मीडिया पे अगर मान लीजिए इमरान की खबर तो खूब चली, हमने भी खूब कवर किया, इमरान को फायदा क्या हुआ? दोनों बातों की संभावना मुझे लगती है। एक तो इमरान खान साहब की भारत में बहुत संबंध है, भारत की मीडिया हाउसेस से भी और पॉलिटिकल उसमें भी, स्फीयर में भी बहुत संबंध है, और वो इस बात को सही समझते हैं कि इंडियन मीडिया की ताकत बहुत है। पाकिस्तान मीडिया की आवाज़ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जाएगी, लेकिन इंडियन मीडिया पर कोई बात कही जाएगी तो उससे एक इंटरनेशनल ग्लोबल प्रेशर भी बनेगा। और मुझे मतलब नजम सेठी साहब बहुत पुराने पत्रकारों में से वहाँ पर हैं पाकिस्तान के, तो वो यदि बात कर रहे हैं तो उसमें मुझे कोई बस एक शब्द पर मुझे लगा, लेकिन आपने उसको ठीक ही कर दिया कि वो इंडियन मीडिया को यूज करने की बात नहीं है। इंडियन मीडिया से कैसे अपनी बात को रखा जा सके, उसको अपना मुद्दा हमारे जरिए उठवाने के लिए उसको इस्तेमाल किया। और भारत में तो हम लोग लगातार बात करते रहे, वो इमरान खान की बात नहीं, हम तो शहबाज शरीफ की बात करते हैं। इनकी खुद की राय ये है कि उनको नहीं करना चाहिए था इंडियन मीडिया से वो पाकिस्तान के नागरिक के तौर पे वो ऐसी बात समझते हैं कि ठीक है, कोई भी होगा, यहाँ पर भी हिंदुस्तान में भी कोई होगा, यदि पाकिस्तान मीडिया में जाकर हमारे बहुत सारे मित्र लोग, लेकिन एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये इंडियन मीडिया को जो इन्होंने इंटरव्यू दिए, इनकी बड़ी बहन ने, अलीमा खान नाम है ना उनका, शायद छोटी बहन ने भी दिए, पाकिस्तान में ये बात इनके खिलाफ चली गई। मतलब
इनके खिलाफ इस बात को इस्तेमाल कर लिया गया और मुझे ऐसा लगता है कि कामयाबी से इनके खिलाफ इस बात को इस्तेमाल कर लिया गया कि आप तो दुश्मन देश की मीडिया के पास मदद लेने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर के लिए काम में आएगा, पाकिस्तान में तो खिलाफ ही जाएगा वो। निश्चित रूप से ये भाई, अगर भारत के अंदर मीडिया में कोई बात चल रही है, अगर भारत में इंटरव्यू दे रहे हो और भारत अगर इमरान खान की बात रख रहा है, तो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के जो सेना आसिम मुनीर प्रमुख है, वो यही बताने की कोशिश कर रही है कि देखो दुश्मन देश पे जाकर ये मदद मांग रही है, दुश्मन देश किस तरीके से भारत पाकिस्तान के अंदर अशांति लाने की कोशिश कर रहा है और उनका माध्यम इमरान खान की बहनें बन रही है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत फेवर में पाकिस्तान के अंदर नहीं जाएगा और आवाम को भी एक समय के बाद लगेगा कि हो सकता है ये भारत से मदद ले रहे हैं। मुझे लगता है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जनता सड़कों पर नहीं आएगी, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान इमरान खान की पार्टी के लोग सड़क पर नहीं आएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि इनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। बस इसका फायदा ये होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर जरूर इमरान खान की बात एक संभावना और है के माध्यम से चली जाएगी। एक संभावना और है, जैसे सर ने कहा कि हम माना जा सकता है कि इमरान ने कहा होगा, जैसा नजम सेठी कह रहे हैं, ये भी तो हो सकता है कि नजम सेठी को किसी ने कहा हो कि तुम जाके कहो कि ये तो इमरान ने काम कराया था। ये भी हो सकता है, लेकिन इमरान खान के भारत से रिश्ते हैं, इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं, और वो इंडियन मीडिया की ताकत को भी समझते हैं। हम तो इसीलिए बात कर रहे थे क्योंकि हम मानते हैं कि आसिम मुनीर भारत का दुश्मन है और आसिम मुनीर ने पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया है और आसिम मुनीर को एक ही आदमी चैलेंज दे सकता है और वो इमरान खान। और हमारा यही इंटरेस्ट है इमरान खान में और कुछ नहीं। आपकी बात से इनकार नहीं किया जा सकता, वो भी हो सकता है कि आपसे कहलवाया गया हो कि भाई ये किया जाए तो एक इमेज इमरान को विलन बनाओ इसमें। हाँ, उसको विलन बनाना। चलें, ये भी एक बात। हमारी भी पहलू मान लें, असली बात क्या है, इंडिया की और इंडियन मीडिया की वॉइस, जो पावर है, वो इंटरनेशनल फोरम पर इंपैक्टफुल है। कोई कहा कि इंडिया इज वेरी पावरफुल, चाहे जैसे हो, चाहे उनकी बहनें आई हो, चाहे नजम सेठी को कहा गया हो, लेकिन ये है और ये दुनिया भी देख रही है, भारत की आवाज मजबूत है और डेमोक्रेसी के तौर पर हमारे मीडिया की आवाज इतनी मजबूती सुनी जाती है, ये ज्यादा महत्व। आप कुछ बोल रहे थे सर, अगली खबर तो उन लोगों के लिए ये बहुत धक्का देने वाला होगा जो कहते होंगे कि भारत में गोदी मीडिया काम करती है। दूसरा, हम लोग बड़े उदार हैं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के छत से जब वाजपेयी जी थे तो एक चैनल वहाँ के उनके छत से और वहीं पर JKLF का कार्यालय भी हुआ करता था, वहाँ से भी ब्रॉडकास्टिंग होती, तब भी हमारे देश में कोई परेशानी नहीं थी और बड़ा संभ्रांत चैनल हुआ करता और बड़े संभ्रांत चैनल के बड़े संभ्रांत संवादक हुआ था। वो शायद आपको जानकारी, अरे मामला याद नहीं आ रहा, क्या मामला सर? सरकार की सहमति से हुआ था। मामला क्या था एक दिन तो बता दीजिए, दर्शकों के लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट तो क्लियर कर दीजिए, नाम ना ले कोई, मामला क्या था? मामला मतलब जाने दीजिए, चलिए जाने दीजिए। मतलब किसी इंडियन मीडिया को एक्सेस पाकिस्तान के एक मिनिस्टर के घर की छत पे मिल गया, इंडियन मीडिया को एक्सेस दी गई थी और वहां पर बाकायदा उससे बड़ा मामला तो वो है, यदि आपको मामला करना है तो बड़ा मामला क्या था? अच्छा, उसको इग्नोर किया गया। JKLF का दफ्तर भी वहीं था, दफ्तर था, उसको इग्नोर किया गया, वो खबर नहीं बताई गई। उससे बड़ी खबर तो वो थी जब जनरल परवेज मुशर्रफ की ब्रेकफास्ट की ब्रीफिंग को लाइव किया गया। वो भी किसी एक ही चैनल ने किया था, उसी चैनल ने किया था। छोड़ दीजिए, चलिए आगे। अच्छा, एक और मजेदार खबर, ये भी पाकिस्तानी में होता है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जो अब बिक भी रही है, जिसको पाकिस्तान की फौज खरीदना चाहती है, टेंडर दिया है उसने, उसका एक अजीबोगरीब मामला है साहब। अब पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस, जैसे हमारी एयर इंडिया थी, इसके कर्मचारी जब जाते हैं, क्रू मेंबर, क्रू में कौन होता है? पायलट, को पायलट, और जो एयर होस्टेसेस होते हैं वो होते हैं, उसमें पुरुष महिलाएं दोनों होते हैं। अब ये जब दूसरे देश में जाते हैं तो क्रू ही लापता हो जाता है, क्रू भाग जाता है जहाज छोड़ के। कल भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विमान कनाडा के टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा और विमान को 2 घंटे रुकने के बाद इस्लामाबाद लौटना पड़ा। पायलट समेत विमान का सारा क्रू, इन्होंने वहां जाके लोगों के सामने सरेंडर कर दिया, साहब हम पाकिस्तान से हैं, हमारे देश में हमें बड़ा जुल्म होता है, हमको शरणार्थी चाहिए का स्टेटस चाहिए। हाँ भाई, असाइलम मांग लिया। मतलब जहाज छोड़ के पायलट और सारा क्रू जो है एयरपोर्ट के अंदर जाके असाइलम मांगने लगा। इसके बाद विमान के लिए को चलाने के लिए और पायलट बुलाए गए। अब से पाकिस्तानी विमान कनाडा की कोई सीधी फ्लाइट नहीं लेंगे। विदेशी देशों में PIA के क्रू के लापता होना एक आम बात हो गई है। कनाडा में हाल के दिनों में ऐसे 12 मामले सामने आ चुके हैं। कभी कोई एक आदमी गायब हो जाता है, कभी कोई 2 आदमी गायब होता है। इस वक्त तो कहा जा रहा है पूरा क्रू गायब हो गया। सर, अभी तो कुछ दिन पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री वो वीसा चेक कर रहे थे एयरपोर्ट पे कि वहां जाते हो और बदनाम करते हो, और मुझे लग रहा है पायलटों की चेकिंग होगी
कि भाई लाइट डिटेक्टर चेक करेंगे कि जाओ के रुकोगे तो नहीं। वो पायलट अगर जा रहे हैं, मतलब प्लेन लेकर वहां लैंड करते हैं और वहां की नागरिकता ले रहे हैं या गायब हो रहे हैं, तो पाकिस्तान की क्या हालत हो रही है? मुझे लगता है कुछ दिनों बाद तो दूसरे कंट्री कह देगी सर कुछ दिनों बाद तो दूसरी कंट्री कहेगी कि आपके प्लेन हमारे लैंड मत करो, पायलट हमारे आके पीआईए अमेरिका और यूरोप के कई देशों में बैन हो चुकी है, पहले बैन हो चुकी है ये। लेकिन नहीं, कनाडा ने भी कहा है कि आगे से यहाँ से सीधी उड़ाने पाकिस्तानी एयरलाइंस की नहीं होगी। कितनी शर्मिंदगी की बात है भाई। एक बार थोड़ा वहाँ ठीक से हो जाए, थोड़ा जो भी मतलब कम ज्यादा होना है आतंकवादी वगैरह का हो जाए पाकिस्तान में। नहीं, पाकिस्तान ना खत्म हो जाए, वो चीजें सेटल हो जाए तो हमारा ही कोई आदमी बोली लगा के ले लेगा, पाकिस्तानी ले लेगा, चलाएंगे हम लोग। नहीं, लेकिन पाकिस्तान में कभी कुछ सेटल नहीं होने वाला। हाँ, ये खतरा बड़ा है। तो ये लेकिन देखिए, ये खबर जो थी अपने आप में बड़ी ही मजेदार खबर थी। अब कुछ बात आपको दुनिया की सबसे बड़ी जंग है उसके बारे में बता दें, रूस यूक्रेन के बारे में। अब एक्चुअली ये इस खबर में भी जो है खिचड़ी बन गई, रायता बन गया है ये, क्योंकि कौन किससे बात कर रहा है। पूरा यूरोप के नेता जेलेंस्की से बात करते हैं, जेलेंस्की ट्रम्प से बात कर नहीं पा रहे हैं, ट्रम्प जो है वो पुतिन से बात करते हैं, पुतिन कहते हैं मैं किसी से बात नहीं करूंगा। तो गजब ही है। और बीच में मेन आदमी कौन है इसमें? यूरोप के तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस मामले में उनकी कोई औकात नहीं है। ट्रम्प का दामाद और ट्रम्प का दोस्त, ये तीन लोग हैं, बस यही चला रहे हैं सब। और ट्रम्प ने हाथ छोड़ दिया है यूक्रेन का हाथ, और यूरोप को ये पता चल चुका है। यूरोप कोशिश कर रहा है किसी तरह इतना तो कर लें, अमेरिका इतना तो कह दे यूक्रेन को कि भाई आगे से तेरे ऊपर कुछ हमला होगा तो हम हैं, चिंता मत करना। ट्रम्प ये भी कहने को तैयार नहीं है, उल्टा जेलेंस्की से ये कह रहे हैं कि तू जितना कब्जा वो कर चुका है रूस, करीब 20-25% जमीन, वो और प्लस वो जो पूरा रीजन है डॉनबास उसको कहते हैं, ईस्टर्न प्रोविंसेस, वो पूरे छोड़ दो तुम, तभी मानेंगे पुतिन, नहीं तो नहीं मानेंगे। अब जो खबरें हैं वो ये है कि ऐसे इन दोनों जर्मनी की राजधानी बर्लिन में कुछ शांति का मार्ग तलाशने की कोशिश हो रही है। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, इसमें ट्रंप के स्पेशल ऑनवॉय और ट्रंप के करीबी स्टीव विटकॉफ ने जेलेंस्की से मुलाकात की है, और उनके साथ ये दामाद जी जो हैं जेरेड कुशनर वो भी थे। पिछले हफ्ते ट्रंप ने कहा था कि हमारा डेलीगेशन जेलेंस्की से मिलेगा, और बर्लिन में कल 5 घंटे तक ये मीटिंग चली। स्टीव विटकॉफ ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि बहुत पॉजिटिव बातचीत हुई है। खबर ये निकली है कि कहा जा रहा है ट्रंप प्रशासन यूक्रेन को नेटो के तरीके की एक सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए तैयार है। नेटो की सिक्योरिटी गारंटी ये होती है कि एक पे हमला सब पे हमला माना जाएगा और सब मिलकर जवाब देंगे। तो वो कह रहे हैं कि नेटो में तो जगह नहीं देंगे तुमको, नेटो जैसी कुछ सिक्योरिटी जो है वो हम दे देंगे। और ये बात जेलेंस्की को इस मीटिंग में बता दी गई है, और खबर है कि जेलेंस्की नेटो जैसी आर्टिकल 5 सिक्योरिटी के आश्वासन पर तैयार हो गए हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि 1-2 दिन में हम क्लियरली आपको जवाब देंगे, लेकिन हम जमीन नहीं छोड़ेंगे, ये वो कह रहे हैं। और नेटो में आप हमको नहीं शामिल करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन सिक्योरिटी गारंटी दे दीजिए। एक वॉशिंगटन डीसी के एक सीनियर ऑफिशियल के हवाले से अमेरिकी मीडिया में खबर आई कि अगर जेलेंस्की डॉनबास का डीमिलिटराइजेशन कर देते हैं, मतलब अपना सैनिक हटा लेते हैं, तो हो सकता है कि नेटो मेंबरशिप पर भी विचार कर लिया जाए। लेकिन एक जो मूल मुद्दा है, जमीन छोड़नी पड़ेगी तुमको, ये बेसिक बात है जिसका दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है। त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए ये एक मुश्किल है और जिसको हम लोग बार बार कह रहे हैं। हालांकि मैं इस मामले में मानता हूं कि ट्रंप सीरियसली चाहते हैं कि ये पीस प्लान यहां लागू हो। पिछले कुछ समय से शुरू में उनको भ्रम था, शुरू में उनको लगता था कि हम अपने लिहाज से चीजें कर लेंगे, तो अब वो चाहते हैं। लेकिन मुश्किल क्या होती है कि जब आप एक बार आपकी तरफ से ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है तो उसको गैप वो फिल करना मुश्किल होता है। यूरोपीय यूनियन के देश भी नहीं मान पा रहे हैं, जेलेंस्की भी नहीं मान पा रहे हैं, और जो पुतिन ये समझते थे कि अच्छा चलो हमारी बात हो गया। अच्छा, एक बड़ी रोचक बात है, बार बार ये कहा जाता था कि जो ट्रंप का चुनाव है उसमें रशिया का दखल होता है, पुतिन उसमें मदद कर रहे हैं। ये जब बाइडेन थे तो बाइडेन की टीम ये आरोप लगाती थी, और इसी आधार पर कहा जाता था कि पहले दिन वो शपथ लेंगे और उसके तुरंत बाद शांति हो जाएगी। लेकिन जब शांति की बात आई तो उसमें कई चीजें ट्रंप अपने हित देखने लगे, अपने ट्रेड देखने लगे, अपनी बहुत सी चीजें देखने लगी। और ट्रंप को यह भी लगता है कि अगर ये शांति हो जाए तो एक रशिया का मार्केट, दूसरा यूक्रेन का मार्केट, ये उनकी कंपनियों के लिए खुलेगा। तो जो अमेरिकन कंपनीज है उनका भी प्रेशर बहुत ज्यादा है कि किसी तरह से हो। अब रशिया और जेलेंस्की के बीच की बातचीत या अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देशों की बातचीत वो कैसे सेटल होगी, वो देखिए दोनों, मुझे जो लग रहा है कई सारे अकाउंट्स पढ़ के, वो ये कि उनकी रेड लाइन ये है पुतिन की कि मुझे ये सारा मुझे ये जमीन चाहिए, ये इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। और
अगर इसके लिए राजी भी हो जाते हैं ज़ेलेंस्की, तो उनकी रेड लाइन ये है कि मुझे ऐसी गारंटी दो कि ये मेरे पे दोबारा हमला ना करे। लेकिन क्या ज़ेलेंस्की जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं? नहीं, वो गारंटी नहीं है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि ऐसे वो डील बने कि वो अगर जाए भी तो हमारे लिए छवि खराब ना हो, जिससे हम चुन के आए। उनकी वो ज्यादा, लेकिन क्या जमीन दे सकते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि, लेकिन कुछ जमीन तो देनी ही पड़ेगी। अब वो पूरा 25% तो वो ले ही चुका है। नहीं, अब वो जो हो गया उसके बाद युद्ध विराम के वक्त में ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि भाई पूरा का पूरा सरेंडर कर दिया। उस सरेंडर की भूमिका से वो थोड़ा सा बच देख रहे हैं। हाँ, वो देखना चाहते हैं कि बचना चाहते हैं। और ट्रंप साहब का ये कि वो सही शब्द इस्तेमाल किया अर्जी ने कि वो ट्रंप साहब का जो है ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। जब आप कहीं पर मीडिएटर हों और आपका ही ट्रस्ट डेफिसिट हो जाए, और मीडिएटर को है ना न्यूट्रल रहना चाहिए। इनके तो अपनी तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। हाँ, तो वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर करते हैं, तो फिर दोनों तरफ उनको लगता है कि भाई यहाँ रहे कि नहीं रहे। सर, बट ब्रॉडली क्या लग रहा है कि कोई समाधान होता दिख रहा है? समाधान तभी होगा जब अभी अगले महीने ज़ेलेंस्की भारत आने वाले हैं। अभी डेट फाइनल हुई है, लेकिन जनवरी में आने का है। ज़ेलेंस्की भारत आएंगे, पुतिन भारत से आके चले गए हैं, पुतिन से मोदी जी की बात हुई है, ज़ेलेंस्की से बात करेंगे, और फिर प्रधानमंत्री मोदी रूस और ज़ेलेंस्की के बीच में, यूक्रेन और रूस अनाउंसमेंट आप दिल्ली से कराओगे? बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से नहीं होगा, लेकिन भूमिका होगी। चलिए सर।